दोस्तों आज हम देखने वाले हैं स्वीट होम सीरीज के सीजन 2 को। फर्स्ट सीजन में हमने देखा था कि लोग अचानक से किसी वजह से मॉन्स्टर्स बनने लगे थे। कोई भी नहीं जानता था कि लोग क्यों मॉन्स्टर्स बन रहे हैं। इसी मॉन्स्टराइजेशन के दौरान चा युनसु अपनी बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के साथ वहीं सरवाइव कर रहा था। मगर चा युनसु भी स्पेशल इन्फेक्टी बन चुका था, मतलब उसने अपने आप को मॉन्स्टर बनने से रोक लिया था। लेकिन इसी दौरान सरकार स्पेशल इन्फेक्टी पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्हें ढूंढने लगी थी। और तभी युनसु और उसके दोस्तों के साथ रह रहे एक मतलबी आदमी ने मिलिट्री ऑफिसर्स को युनसु की खबर पहुंचा दी और मिलिट्री वहां आ गई। उन्होंने युनसु को पकड़ लिया और बाकी बचे लोगों को मिलिट्री वाले सेफ्टी कैंप की तरफ ले जाने लगे। लेकिन संगवू ने युनसु की गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया था और संगवू युनसु को अपने साथ ले जाने लगा था। दोस्तों अगर आपने इसका पहला सीजन अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसके पहले सीजन की वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप पहले सीजन को डिटेल में देख सकते हैं। अब सीजन 2 की शुरुआत में हम बेमसेओम में इमरजेंसी मैनेजमेंट ब्यूरो को देखते हैं, जहां देश के सभी लीडर्स बैठे हुए थे और एक साइंटिस्ट डॉक्टर लिम एक मॉन्स्टर के ऊपर रिसर्च कर रहा था। यह मॉन्स्टर डॉक्टर लिम का दोस्त भी था और यही मॉन्स्टर ये क्यों का फियोंसे भी था, जिसे ये क्यों ढूंढ रही थी। अब डॉक्टर लिम इन सभी आदमियों को बताता है कि ये मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है, लेकिन ये हमारे किसी भी काम का नहीं रहा। डॉक्टर लिम कहता है कि मॉन्स्टराइजेशन को लेकर मेरे पास एक थ्योरी है। वो कहता है कि इंसानों का इस दुनिया से खत्म हो जाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि इंसान एक वायरस है और मॉन्स्टर्स उनकी वैक्सीन। अब इसके बाद हम फिर से मिलिट्री ऑफिसर्स को देखते हैं। वो अपने साथियों से कहते हैं कि स्पेशल इन्फेक्टी युनसु जिस गाड़ी में बैठा था उसे हाईजैक कर लिया गया है। ये सुनकर मिलिट्री ऑफिसर्स उस गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। इधर अब युनसु को जब होश आता है तो वो संगवू को देखते ही पहचान लेता है कि ये संगवू नहीं बल्कि जंग उइमियोंग है। और अब हमें पता चलता है कि जब युनसु ने उइमियोंग को हराया था तो वो मरा नहीं था, बल्कि एक पैरासाइट की तरह संगवू की बॉडी में चला गया था। और अब युनसु गाड़ी के अंदर ही उइमियोंग से फाइट करने लगता है। इधर ये क्यों भी मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ मिल चुकी थी और वो भी युनसु की गाड़ी का पीछा करने लगती है। गाड़ी के अंदर युनसु उइमियोंग को मार रहा था, लेकिन उइमियोंग अपने आप को बचाकर युनसु को बुरी तरह मारने लगता है। इसी दौरान युनसु गाड़ी के स्टीयरिंग को तोड़ देता है, लेकिन उइमियोंग अपने हाथ से गाड़ी को कंट्रोल करने लगता है। यही सारे मिलिट्री ऑफिसर्स की गाड़ियां और ये क्यों इनका पीछा कर रहे थे और अब ऑफिसर्स इन्हें रोकने के लिए आगे के ब्रिज को उड़वा देते हैं। लेकिन उइमियोंग गाड़ी को यहाँ से निकाल कर ले जाता है और बाकी सब पीछे ही रह जाते हैं। गाड़ी से उतरने के बाद उइमियोंग दो ऑफिसर्स को बातें करते हुए सुनती है कि सेंट्रल कमांड के पास जितने भी स्पेशल इन्फेक्टी थे उन्हें जल्दी ही मार दिया जाएगा, इसलिए हमें युनसु को पकड़ना होगा। इधर दूसरी तरफ उनियो, जीसू और बाकी सब दो मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ सेफ्टी कैंप की तरफ जा रहे थे। ये लोग एक जगह पर जाते हैं जहाँ इनकी चेकिंग होती है और इसके बाद ये सब पैदल ही आगे जाते हैं। यहाँ कई सारे और भी सर्वाइवर्स सेफ्टी कैंप की तरफ जा रहे थे। तभी कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स देखते हैं कि एक आदमी की नाक से खून बह रहा है। ऑफिसर्स उस आदमी को पकड़ लेते हैं। उस आदमी की वाइफ उनसे कहती है कि ये इन्फेक्टेड नहीं है बल्कि इन्हें कैंसर है, इसीलिए इनकी नाक से खून बह रहा है। लेकिन ऑफिसर उनकी बात नहीं सुनते और उस आदमी को वहीं जान से मार देते हैं। उनियो, जीसू और बाकी सब ये देखकर समझ जाते हैं कि मिलिट्री ऑफिसर्स अब बेरहम हो चुके हैं और उन्हें जिसके अंदर भी मॉन्स्टर जैसे लक्षण दिखेंगे तो वो उसे बिना सोचे समझे मार देंगे, जो कि काफी गलत था। खैर यहीं आगे सारे सर्वाइवर्स मिलकर आगे जाने के रास्ते को साफ कर रहे थे। तभी एक आदमी को अंदर से एक बच्चे की आवाज आने लगती है। वो डर जाता है और मिलिट्री ऑफिसर्स को ये बात बताता है, लेकिन मिलिट्री ऑफिसर्स उसके साथ काफी सख्ती से पेश आते हैं। तभी यहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है। मॉन्स्टर को देखकर ये सब घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। मिलिट्री ऑफिसर्स उस मॉन्स्टर को शूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस वजह से वो कई इंसानों को ही गोली मार देते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर किसी भी इंसान को चोट नहीं पहुंचा रहा था, बल्कि वो तो सबको यहाँ से भगा रहा था। पीछे उनियो और बाकी सब भी इस मॉन्स्टर को देख लेते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। ये सब लोग एक गाड़ी में चढ़ जाते हैं। तभी उनियो पीछे ही रह जाती है। उनियो उसी ऑफिसर को देखती है जो कि थोड़ी देर पहले बेरहमी से लोगों को मार रहा था और अब वो ऑफिसर भी खुद को ही गोली मार लेता है। उनियो ये देखकर शॉक हो जाती है। फिर वो उसी ऑफिसर की गन उठा लेती है। इधर गाड़ी में बैठा एक ऑफिसर पार्क चनियंग उनियो के पास गाड़ी लेकर आता है। जीसू उसे गाड़ी में बैठाती है, जिसके बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। यही मिलिट्री ऑफिसर्स मॉन्स्टर पर गोलियां चला रहे थे। लोगों में भगदड़ मची हुई थी। तभी एक छोटी बच्ची अपनी मॉम से अलग हो जाती है। वो छोटी बच्ची रो रही थी। फिर मॉन्स्टर उसके पास आता है और उसे उठा लेता है। मॉन्स्टर इतने सारे लोगों के बीच में इस छोटी बच्ची की मॉम को ढूंढता है और उसे उसकी मॉम तक पहुंचा देता है। इससे हमें पता चलता है कि ये मॉन्स्टर बिल्कुल भी बुरा नहीं है और ना ही किसी को मारना चाहता है, लेकिन ऑफिसर्स अब भी उस मॉन्स्टर को मारने में लगे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनियो, जीसू और बाकी सब उस जगह से दूर पहुंच जाते हैं। तभी चनियंग के साथ वाला ऑफिसर उसे मारने लगता है, क्योंकि वो उनियो को बचाने के लिए वहीं रुक गया था। अब तभी उनियो उस आदमी के सर पर गन रखती है और कहती है कि चुपचाप वहां चलो जहां मैं कहती हूँ। इधर उसी जगह पर मिलिट्री ऑफिसर्स की अब एक नई यूनिट आती है। सार्जेंट ताक इन सबको आगे चेक करने का ऑर्डर देते हैं। तभी आगे इन सबको उसी जगह से एक बच्चे की आवाज आती है।
इधर पीछे वही मॉन्स्टर फिर से आ जाता है। ये लोग उस मॉन्स्टर को शूट करके जख्मी कर देते हैं। आगे दूसरे ऑफिसर्स को जिस जगह से उस मॉन्स्टर की आवाज आ रही थी वो लोग वहां पर बम डाल देते हैं और उस जगह को बम से उड़ा देते हैं। तभी इधर ये लोग देखते हैं कि वो जख्मी पड़ा मॉन्स्टर वहीं जा रहा है। सार्जेंट ताक सार्जेंट किम को ऑर्डर देते हैं कि वो मॉन्स्टर तुम्हारी तरफ आ रहा है, इसीलिए उसे खत्म कर दो। सार्जेंट किम अपनी टीम के साथ तैयार हो जाते हैं। तभी सार्जेंट किम को उसी जगह से फिर से उसी बच्चे की आवाज आती है। सार्जेंट किम को वहाँ इसी मॉन्स्टर का एक बच्चा मिलता है। सार्जेंट किम उस बच्चे को पकड़कर बड़े मॉन्स्टर से कहते हैं कि रुक जाओ, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। वो मॉन्स्टर अपने बच्चे के लिए रुक जाती है, लेकिन फिर ऑफिसर्स यहाँ आकर उस मॉन्स्टर को आग से जलाकर मार देते हैं। सार्जेंट ताक भी यहाँ पर आ जाते हैं। इधर ये छोटा मॉन्स्टर अपनी मॉम को मरता देखकर मम्मी मम्मी बोलकर चिल्ला रहा था। तभी उसकी मॉम के मरने के बाद सार्जेंट ताक इस मॉन्स्टर को यहाँ से भगा देते हैं और अपने सभी साथियों से कहते हैं कि हम उन्हीं मॉन्स्टर को मारते हैं जो इंसानों को मारते हैं। अब इसके बाद हम फिर से उई मियोंग और युनसू को देखते हैं। वो दोनों एक बिल्डिंग में थे। उई मियोंग युनसू से कहता है कि मैंने तुम्हें उन मिलिट्री ऑफिसर्स से बचाया है, अगर तुम उनके हाथ लग जाते तो वो तुम्हें लैब का चूहा बना देते और वो तुम्हारे साथ चीड़फाड़ करते। युनसू कहता है कि तुम डरपोक थे इसीलिए तुम वहां से भाग आए। इस पर उई मियोंग कहता है कि मैं अपनी मर्जी से जीना चाहता था और मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपनी मर्जी से जियो और इंसानों को बचाने के बारे में सोचना बंद कर दो। युनसू कहता है कि मैं तुम्हारी तरह बनकर इंसानों को कभी भी नहीं मारूंगा और तुम भी इंसानों को मारना छोड़ दो। अब तभी यहाँ पर एक लेडी भागती हुई आती है, उसके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा था। उई मियोंग उस मॉन्स्टर को मार देता है और युनसू से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानकर तब तक किसी को भी नहीं मारूंगा जब तक वो मुझसे पंगा नहीं लेते। अब इसके बाद उई मियोंग युनसू से कहता है कि मेरे साथ चलो, हमें उस लैब से अपने जैसे और भी लोगों को बचाना है। युनसू उई मियोंग के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। इधर ये क्योंग एक आदमी को गन पॉइंट पर लेकर बेम्सो में बने उसी मैनेजमेंट ब्यूरो में पहुंच जाती है। ये क्योंग यहाँ पर अपने फियांसे को ढूंढने आई थी, वो इस आदमी को बेहोश कर देती है। तभी यहाँ मौजूद ऑफिसर्स को पता चल जाता है कि दो स्पेशल इन्फेक्टी गेट नंबर 2 की तरफ आ रहे हैं। सारे ऑफिसर्स वहीं पर जाने लगते हैं। यहाँ युनसू और उई मियोंग यहीं पहुंच चुके थे, लेकिन अब उई मियोंग को यूरी देखने लगती है, मतलब अब संगवू की यादें उस पर हावी होने लगती हैं। इसी दौरान यहाँ खड़े मिलिट्री ऑफिसर्स भी इन पर हमला कर देते हैं। तभी उई मियोंग के सामने यूरी आती है और वो गाड़ी को घुमाता है और उनकी गाड़ी वहां से नीचे गिर जाती है। कई सारे ऑफिसर्स मर जाते हैं। युनसू जिंदा था। वो उठता है तो उसे एक आदमी जख्मी तड़पता हुआ दिखता है। युनसू उसके पास जाता है, लेकिन वो आदमी कहता है कि मॉन्स्टर तुम मुझसे दूर रहे। वो आदमी कहता है कि तुम मॉन्स्टर, हम इंसानों को क्यों मार रहे हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। युनसू को ये सब सुनकर काफी बुरा लगता है। तभी वो आदमी कहता है कि चलो ठीक है, मुझे मार दो, अब मुझसे ये दर्द और नहीं सहा जाता। ये सुनकर युनसू उस आदमी को जान से मार देता है, लेकिन इसके बाद युनसू खुद भी रोने लगता है। अंदर ये क्यों एक जगह पर जाती है जहाँ एक स्पेशल इन्फेक्टी पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था। अब उस स्पेशल इन्फेक्टी के सामने उसकी मॉम को लाया जाता है, लेकिन वो स्पेशल इन्फेक्टी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती और अपनी मॉम की फिंगर्स को काट देती है। ये देखकर वहाँ मौजूद लोग उस मॉन्स्टर को भी जलाकर मार देते हैं। ये क्यों ये सब देख रही थी। अब वो आगे अपने फियांसे को ढूंढने निकल जाती है। इधर बाहर एक्सीडेंट की वजह से उई मियोंग के पैर खराब हो चुके थे और अब वो अपने आप को हील भी नहीं कर पा रहा था। वो वहां पड़ी दूसरी बॉडीज के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। तभी युनसू उसे पकड़कर मिलिट्री ऑफिसर्स के सामने ले जाने लगता है। उई मियोंग उससे कहता है कि मुझे छोड़ दो, वो डॉक्टर तुझे और मुझे एक्सपेरिमेंट के नाम पर नोच डालेंगे, लेकिन युनसू नहीं रुकता। तभी मिलिट्री ऑफिसर्स भी यहाँ आ जाते हैं और वो युनसू को गोली मारकर बेहोश कर देते हैं, जिसके बाद इन दोनों को पकड़ लिया जाता है। अब हम कुछ समय पहले के सीन को देखते हैं जब ये सब एक साथ रह रहे थे। यहाँ उनियू का भाई उनियूक जीसू से कहता है कि मेरे जाने के बाद तुम उनियू और बाकी सबका ख्याल रखना, क्योंकि उनियूक भी इन्फेक्टेड हो चुका था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ उनियू मिलिट्री ऑफिसर्स को धमकाकर बाकी सबके साथ वापस उसी जगह पर आ जाती है जहाँ ये लोग छुपे हुए थे। उनियू यहाँ अपने भाई उनियूक को ढूंढने आई थी। जीसू उनियू से कहती है कि तुम्हारा भाई अब तक एक मॉन्स्टर बन चुका होगा, इसीलिए उसे मत ढूंढो, लेकिन उनियू नहीं मानती। तभी जीसू उनियू से गन लेकर उस ऑफिसर को रोकती है और उनियू अपने भाई को ढूंढने चली जाती है। उनियू देखती है कि ये पूरी जगह तो तबाह हो चुकी है। वो अंदर आती है तो उसे एक जगह पर अपने भाई के ग्लासेस मिलते हैं। उनियू अपने भाई को याद करने लगती है। यहीं पर उनियू को एक पेपर भी मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि उसका भाई कई दिनों पहले से ही इन्फेक्टेड हो चुका था। अब ये देखकर उनियू को एक उम्मीद मिलती है कि उसका भाई ठीक होगा और वो उसे मिल सकता है। अब यही गाड़ी में जीसू ने जिस आदमी के सर पर बंदूक रख रखी थी, वो ऑफिसर एक दूसरे आदमी से कहता है कि अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हें वैक्सीन देंगे जिससे तुम कभी भी मॉन्स्टर नहीं बनोगे। ये सुनकर वो मतलबी आदमी उनका साथ देता है और जीसू को पकड़ लेता है। इससे वो ऑफिसर बच जाता है। तभी चनियंग बाहर आकर जीसू को छुड़वा देता है, लेकिन अब वो ऑफिसर आजाद होने के बाद उनियू के पास आता है और उसे मारने लगता है। वो उनियू को पकड़कर बाहर लाता है और उसे शूट करने वाला था। तभी चनियंग यहाँ आकर उसे रोक देता है और कहता है कि यहाँ देखो, यहाँ कितने सारे मिलिट्री ऑफिसर्स मरे पड़े हैं और इनकी बॉडीज अभी भी गर्म हैं।
यानी कि यहाँ पर मॉन्स्टर मौजूद है, इसीलिए हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। उनियो, जीसू और बाकी सबको यहाँ बांधकर यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन चनियंग ने उनियो के हाथ को सही से नहीं बांधा था। वो उनियो से कहता है कि ये गांठ आसानी से खुल जाएगी, इसीलिए हमारे जाते ही तुम लोग भी यहाँ से निकल जाना। लेकिन अब इनके यहाँ से जाने से पहले ही यहाँ वही लेडी मिस इम आ जाती हैं, जो कि पहले इन्फेक्टेड हो गई थी और एक अजीब सी चीज में बदल गई थी। शायद वो उसी चीज से अब बाहर आ चुकी हैं। अब मिस इम बाहर आती हैं, लेकिन वही ऑफिसर उन्हें देखकर उन पर गाड़ी चला देता है और पेट्रोल डालकर उन्हें आग से जलाने लगता है। चनियंग कहता है कि ये इंसान लग रही हैं, इसलिए इन्हें मत मारो, लेकिन ये नहीं रुकता। तभी यहाँ पर वही सरकटा मॉन्स्टर आकर इस ऑफिसर का खेल खत्म कर देता है। चनियंग उस मॉन्स्टर पर गोली चलाने वाला था, लेकिन वही बच्चा जंगसू से शांत रहने के लिए कहता है, क्योंकि ये मॉन्स्टर देख नहीं सकता था और ये मॉन्स्टर आवाज सुनकर हमला करता है। अब ये देखकर चनियंग सबको आगे बढ़ने के लिए कहता है। सभी लोग बिना आवाज किए आगे जाने लगते हैं और बस में आकर बैठते हैं। तभी एक ड्रोन यहाँ आ जाता है। ड्रोन देखकर मॉन्स्टर उस पर हमला करता है। बाकी सब मौके का फायदा उठाकर बस में आकर बैठ जाते हैं। लेकिन तभी एक और मॉन्स्टर यहाँ आकर चनियंग को पकड़ लेता है। चनियंग बाहर ही रह जाता है। तभी वही मतलबी आदमी बस को चालू करके यहाँ से भागने लगता है, लेकिन उनियो उसे रोक देती है। इधर चनियंग अपने चाकू से उस मॉन्स्टर पर हमला करता है और अपने आप को छुड़ा लेता है। वो दूसरे मॉन्स्टर के एक पत्थर फेंक कर मारता है और भागकर बस में चढ़ जाता है, जिसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सार्जेंट ताक अपने सोल्जर्स के साथ पूरे शहर में घूमकर मॉन्स्टर्स को मार रहे थे। लेकिन अब सार्जेंट किम सार्जेंट ताक से कहते हैं कि हमारी टीम अब और आगे नहीं जाएगी, क्योंकि हमारे साथी जख्मी हो चुके हैं और हमारे पास हथियार भी खत्म हो रहे हैं। इसीलिए सार्जेंट किम बेस पर लौटने का फैसला करते हैं। यहाँ थोड़ी बहस होने के बाद सार्जेंट ताक सार्जेंट किम को यहाँ से जाने देते हैं और अपने साथियों के साथ आगे चले जाते हैं। ये लोग अपने मरे हुए साथियों के नेम बैज को निकालते हैं और उनकी कुर्बानियों को सैल्यूट करके वापस बेस की तरफ जाने लगते हैं। इधर उनियो और बाकी सब बस में आ चुके थे। चनियंग अब इन्हें दूसरे रास्ते से सेफ्टी कैंप की तरफ ले जा रहा था। उनियो अब भी अपने भाई को याद कर रही थी। तभी उनियो देखती है कि जीसू की हालत भी ठीक नहीं है। उनियो जीसू से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। इस पर जीसू कहती है कि हम ठीक होने से बहुत दूर आ चुके हैं। जीसू उनियो से कहती है कि आज जो तुमने किया ऐसा दोबारा मत करना, क्योंकि दूसरे लोगों ने अपनी जान देकर हमें बचाया है और हमें उनके सेक्रीफाइस को जाया नहीं होने देना। उनियो कहती है कि मैं हर हाल में अपने भाई को ढूंढकर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तभी चनियंग बस को रोक देता है। इन्हें एक और सर्वाइवर होसांग मिलता है। चनियंग उसे भी अपने साथ बस में ले लेता है और कहता है कि मेरा काम सर्वाइवर्स को सेफ्टी कैंप तक पहुंचाना है। अब होसांग के बस में बैठने के बाद ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। इधर बेमसेम में युनसू को मिलिट्री ऑफिसर्स ने पकड़ लिया था और ये लोग युनसू को डॉक्टर लिम की लैब में लेकर आते हैं। युनसू को एक जगह पर डाल दिया जाता है जहां उसके साथ एक और मॉन्स्टर को छोड़ा जाता है। फिर युनसू के ऊपर खून डाला जाता है और ये मॉन्स्टर टाइप रेड का मॉन्स्टर था, इसीलिए खून को देखकर वो मॉन्स्टर आक्रामक हो जाता है और युनसू पर हमला कर देता है। इधर दूसरी तरफ उइम्योंग की बॉडी दो डॉक्टर्स के पास थी। चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि ये तो मर चुका है, लेकिन उइम्योंग अब भी जिंदा था, मगर वो चल नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी उइम्योंग इन दोनों डॉक्टर्स को जान से मार देता है। इसके बाद वो कपड़े पहनता है और रेंगते हुए बाहर जाने लगता है। इधर वो मॉन्स्टर युनसू को मार रहा था, लेकिन युनसू उस मॉन्स्टर को नहीं मारता। तभी जैसे ही वो मॉन्स्टर युनसू को काटता है तो युनसू को कई चीजें दिखने लगती हैं। युनसू इस मॉन्स्टर के इंसान वाले रूप को देखता है। फिर अचानक एक अजीब चीज होती है। ये मॉन्स्टर युनसू पर हमला करना बंद कर देता है और इंसानों की तरह बिहेव करने लगता है। मगर तभी कुछ लोग यहाँ आकर इस मॉन्स्टर को भी जलाकर मार देते हैं। युनसू उनसे कहता है कि वो मॉन्स्टर नहीं है बल्कि इंसान है, उसके साथ ऐसा मत करो, लेकिन वो लोग नहीं रुकते। इसके बाद युनसू को साफ किया जाता है और फिर डॉक्टर लिम युनसू से बात करता है। युनसू से कहता है कि तुमने उस मॉन्स्टर को क्यों मारा। इस पर डॉक्टर लिम कहता है कि वो बस हमारा टेस्ट सब्जेक्ट था और उसका काम खत्म हो गया था, इसलिए हमने उसे मार दिया, क्योंकि वो एक मॉन्स्टर भी था। डॉक्टर लिम कहता है कि वो मॉन्स्टर खून को देखते ही पागल हो जाता था और उसने हमारे कई लोगों को मार दिया था, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ देर लड़ाई लड़ने के बाद ही वो खुद को कंट्रोल करने लगा। आखिर तुमने उसके साथ क्या किया। लेकिन युनसू कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, ये सब कैसे हुआ। युनसू कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद से एक वैक्सीन बना सकते हो, क्या ये सब सच है। डॉक्टर लिम कहता है कि हाँ, हम वैक्सीन बना चुके थे, लेकिन वो सब खत्म हो गई और हम तुम्हारी मदद से दोबारा वैक्सीन बना सकते हैं, लेकिन इससे तुम्हें इतना दर्द होगा कि तुम मरने की भीख मांगोगे। युनसू कहता है कि मुझे मरने से डर नहीं लगता। ये सुनकर डॉक्टर लिम कहता है कि ठीक है, हम कल से काम शुरू करेंगे, आज तुम आराम करो। इसके बाद डॉक्टर लिम यहाँ से चला जाता है। तभी ये क्यों यहाँ आकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। डॉक्टर लिम ये क्यों को पहचान लेता है। वो ये क्यों से कहता है कि मैं तुम्हारे फियोंसे का दोस्त हूँ और तुम्हारे फियोंसे से मैंने तुम्हारे बारे में सुना था। डॉक्टर लिम कहता है कि अगर तुम अपने फियोंसे से मिलना चाहती हो तो मेरे साथ आओ। ये क्यों डॉक्टर लिम के साथ जाने लगती है। इधर उइम्योंग रेंगते हुए MH1 यानी कि मॉन्स्टर ह्यूमन 1 के रूम में आ जाता है। यहाँ उसे ये क्यों का फियोंसे मिलता है
ओई म्योंग उसे देखने लगता है। वो अब भी जिंदा था और अनकॉन्शियस हो चुका था। इधर ये क्योंग डॉक्टर लिम के साथ अपने फियांसे को देखने जाती है। वो अंदर चली जाती है। तभी कुछ ऑफिसर्स आकर डॉक्टर लिम को बेहोश कर लेते हैं और यहाँ से ले जाने लगते हैं। यही रात हो चुकी थी और बस में योंगसू को बाथरूम जाना था। वो चनियंग को ये बताता है और चनियंग बस को रोक देता है। तभी इनके साथ बैठा वही मतलबी आदमी अब मॉन्स्टर बनने लगता है। वो योंगसू की बहन के पास आता है और उसका गला दबाकर उसे मारने लगता है। तभी वही आदमी होसांग उस पर गोली चलाकर उसे रोकता है। सभी लोग जाग जाते हैं। बाहर से चनियंग भी उस पर गोली चलाता है। फिर ये सब लोग बस से बाहर भागते हैं। होसांग उस पर गोली चलाकर उसे रोकता है और इस बच्ची को उठाकर बाहर आ जाता है। वो जमीन पर एक लिक्विड डालता है और यह मॉन्स्टर जब बाहर आकर अपनी शक्ल उसमें देखता है तो जोर जोर से चीखने लगता है। उसकी आवाज इतनी तेज थी जिससे बस की विंडोज भी टूट जाती हैं। इस आवाज को बर्दाश्त कर पाना काफी मुश्किल था, लेकिन जीसू सबको बचाने के लिए किसी तरह आगे बढ़ती है और उस लिक्विड में आग लगा देती है, जिससे वो मॉन्स्टर भी जलकर मर जाता है। लेकिन इससे जीसू का एक कान भी इंजर्ड हो जाता है और उसमें से खून बहने लगता है। साथ ही योंगसू की बड़ी बहन भी अब मर चुकी थी, जिससे इन सबको काफी दुख होता है। ये लोग लगातार अपने साथियों को खोते जा रहे थे। अब ये लोग योंगसू की बहन को यहीं छोड़कर पैदल आगे जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि इनकी बस खराब हो चुकी थी। यहाँ योंगसू काफी दुखी था। वो अपनी बहन को यहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन ये लोग योंगसू को अपने साथ ले जाते हैं। इधर बैमसेओम में ओई म्योंग MH1 के रूम में था और अब ओई म्योंग फिर से ठीक होने लगता है। थोड़ी देर बाद ये क्योंग जब यहाँ आती है तो तब तक वो यहाँ से चला जाता है। यहाँ ये क्योंग अपने फियांसे को इतनी बुरी हालत में देखकर रोने लगती है। तभी अचानक से ये क्योंग का पेट बड़ा होने लगता है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और उसके पेट में एक मॉन्स्टर का बच्चा था। यहाँ ओई म्योंग भी बाहर आता है, जो कि फिर से चलने लगा था। वो ये क्योंग को देखता है और यहाँ से चला जाता है। यही डॉक्टर लिम को होश आता है तो वो देखता है कि वो उन्हीं लीडर्स और प्राइम मिनिस्टर के सामने है। यहाँ इन नेता लोगों ने एक खोए हुए ब्रीफकेस को ढूंढ लिया था जिसमें वैक्सीन थी। ये लोग खुद सबसे पहले वैक्सीन लेना चाहते थे, इसीलिए ये लोग डॉक्टर लिम से ब्रीफकेस खुलवाते हैं। डॉक्टर लिम उसे खोलता है, लेकिन इसमें कोई भी वैक्सीन नहीं थी। ये देखकर वो सब चौंक जाते हैं और डॉक्टर लिम से पूछते हैं कि बताओ तुमने वैक्सीन कहाँ छुपाई है। लेकिन डॉक्टर लिम उनसे कहता है कि मैंने वैक्सीन ऐसी जगह छुपाई है जहाँ कोई भी उसे नहीं ढूंढ पाएगा। यही उन्हीं और बाकी सब चनियंग के साथ अब सेफ्टी कैंप तक पहुंच जाते हैं। ये एक स्टेडियम था जिसे अब सेफ्टी कैंप बना दिया गया था। चनियंग उन्हीं और बाकी सबसे कहता है कि अब मुझे अपने सीनियर को रिपोर्ट करना होगा, इसीलिए अब हमें यहाँ से अलग होना होगा। यह कहकर वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सभी सर्वाइवर्स लाइन से आगे जाने लगते हैं। मिलिट्री ऑफिसर्स इनकी चेकिंग कर रहे थे और ऑफिसर्स को उसी आदमी होसांग के पास गन मिलती है, इसलिए ऑफिसर्स होसांग को पकड़कर यहाँ से ले जाने लगते हैं। बाकी सब आगे बढ़ते हैं। इधर मिलिट्री एरिया में सार्जेंट ताक अपने साथियों के साथ जब यहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पहुँचते समय दूसरे सार्जेंट की मौत हो गई थी और साथ ही उनकी इस यूनिट को भी अब ड्यूटी से निकाल दिया गया होता है। ये जानकर सार्जेंट ताक अपने जनरल से बात करते हैं। सार्जेंट ताक के जनरल कहते हैं कि अब हमें इन सब की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि हमारा जीतना अब नामुमकिन है, इसीलिए वक्त रहते तुम भी अपने सोल्जर्स के साथ यहाँ से भाग जाओ। सार्जेंट ताक कहते हैं कि क्या मैं कायरो की तरह सेफ्टी कैंप चला जाऊं? इस पर वो कहते हैं कि नहीं, वहां मत जाना, वहां खतरा है। सार्जेंट ताक को इनकी बातों से पता चल जाता है कि ये कुछ तो छुपा रहे हैं। सार्जेंट ताक इनसे पूछते हैं कि आप क्या छुपा रहे हो, लेकिन जनरल सार्जेंट ताक को कुछ भी नहीं बताते और खुद को ही गोली मार लेते हैं। सार्जेंट ताक अब यहाँ रखी फाइल्स को पढ़ने लगते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि इस देश के लीडर्स अब क्या करने वाले हैं। इसीलिए सार्जेंट ताक अपने लोगों के साथ उन्हें रोकने जाने लगते हैं। यहीं सेफ्टी कैंप में अंदर आ चुके लोगों के हाथ पर एक कट लगाकर उन्हें चेक किया जाता है कि कहीं उनमें से कोई इन्फेक्टेड तो नहीं, क्योंकि जो भी इन्फेक्टेड होता है उसका निशान ठीक हो जाता है। और मिलिट्री ऑफिसर्स ये देखकर उस इन्फेक्टेड इंसान को पकड़कर अलग डाल देते हैं। अब यूनियो और बाकी सबको भी चेक किया जाता है। चेकिंग के बाद उनके हाथ पर ह्यूमन होने की स्टैंप लगा दी जाती है। यहाँ जीसू काफी शांत होती है। ऐसा लगता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। उसको चेक कर रहा आदमी उससे पूछता है कि क्या हाल ही में तुम्हें बुखार या फिर नाक से खून आया है, लेकिन जीसू कोई भी जवाब नहीं देती और हम देखते हैं कि जीसू की चोट से खून बह रहा है। अब तभी यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है और कहा जाता है कि रूल्स बदल दिए गए हैं और अब सब लोग बिना चेकअप के अंदर जा सकते हैं। ये सुनकर सभी लोग अंदर जाने लगते हैं। जीसू भी आगे जाने लगती है। यहीं प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर लिम से पूछ रहे थे कि उसने वैक्सीन कहाँ छुपाई है, लेकिन डॉक्टर लिम उन्हें कुछ भी नहीं बताता। तभी प्राइम मिनिस्टर उठकर डॉक्टर लिम के हाथ पर गोली मार देता है और कहता है कि मुझे और गिरने पर मजबूर मत करो। प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मुझे बता दो वैक्सीन कहाँ छुपाई है, लेकिन डॉक्टर लिम अब भी कुछ नहीं बताता। तब प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर लिम से कहता है कि अब भी हम नहीं जानते कि कौन कब मॉन्स्टर बन जाएगा, इसीलिए अब हम सेफ्टी कैंप पर बम गिराकर एक साथ वहां मौजूद सारे इंसानों को मार देंगे और जब इंसान ही नहीं रहेंगे तो वो मॉन्स्टर भी नहीं बनेंगे। ये सब सुनकर डॉक्टर लिम भी हंसने लगता है, क्योंकि ये सन की डॉक्टर भी यही चाहता था। यह कहता है कि काफी लंबे समय से इस धरती की सफाई नहीं हुई है, इसीलिए इसकी सफाई होनी चाहिए। डॉक्टर लिम कहता है कि इन सबको मार दो, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा कि वैक्सीन कहाँ है।
ये सुनकर प्राइम मिनिस्टर सेफ्टी कैंप की तरफ कई सारी मिसाइलें छोड़ देता है। वो मिसाइल्स सेफ्टी कैंप में आकर गिरती हैं और यहाँ तबाही मचने लगती है। सभी लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागते हैं। इधर ये सन की डॉक्टर ये सब देखकर हंस रहा था। यहाँ ये स्टेडियम यानी कि सेफ्टी कैंप तबाह हो रहा था। ये लोग बचकर भाग रहे थे। इसी दौरान योंगसू सबसे अलग हो जाता है। तभी जीसू उसे देख लेती है। जीसू उसके पास जाकर उसे उठाती है। इधर उन्हें देखती है कि और भी मिसाइल्स इनकी तरफ आ रही हैं। वो मिसाइल्स यहाँ आकर गिरती हैं, जिससे कई लोग मर जाते हैं और आधे से ज्यादा स्टेडियम तबाह हो जाता है। इधर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर लिम से कहता है कि अब बताओ तुमने वो वैक्सीन कहाँ छुपाई है, लेकिन डॉक्टर लिम अब भी इन्हें नहीं बताता। तभी यहाँ सार्जेंट टाक अपने सोल्जर्स के साथ आ जाते हैं और इन सारे लीडर्स को शूट करके मार देते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर दोबारा से उठ जाता है और हम देखते हैं कि वो भी इन्फेक्टेड है। अब प्राइम मिनिस्टर मॉन्स्टर बनकर सार्जेंट टाक पर हमला करता है। सार्जेंट टाक अपने आप को बचाते हैं। फिर ये लोग प्राइम मिनिस्टर को भी आग से जलाकर मार देते हैं। ये लोग और मिसाइल्स को भी स्टेडियम पर गिरने से रोक देते हैं और फिर इस जगह पर बॉम्ब लगाते हैं ताकि वो इस पूरी जगह को तबाह करके यहाँ मौजूद मॉन्स्टर्स को भी खत्म कर सकें। सार्जेंट टाक इस जगह को तबाह करके अपने सोल्जर्स के साथ यहाँ से चले जाते हैं। यहीं लैब में अलार्म बजने लगते हैं। अलार्म की आवाज सुनकर ये क्यों जाग जाती है और इस जगह से निकलने लगती है। यहीं उइम्योंग ने भी यहाँ मौजूद सारे मॉन्स्टर्स को आजाद कर दिया था और उइम्योंग उनके साथ अपनी मॉन्स्टर्स की एक सेना बनाने वाला था। अब उइम्योंग युनसू के पास आता है, जो कि आराम से सेल में बैठा हुआ था। लेकिन उइम्योंग को दोबारा जिंदा देखकर युनसू को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद उइम्योंग और युनसू के बीच एक बार फिर से फाइट होने लगती है। इस बार युनसू भी अपने मॉन्स्टर वाले हाथ का इस्तेमाल करता है। युनसू उइम्योंग को जान से मार देना चाहता था, लेकिन उइम्योंग युनसू से कई ज्यादा ताकतवर था। वो युनसू को मारता है। दोनों के बीच काफी खतरनाक फाइट होती है, लेकिन आखिर में उइम्योंग युनसू को फंसा देता है और उसका हाथ और उसका पूरा शरीर मानो पत्थर सा बन जाता है। युनसू वहीं जम जाता है और कुछ भी नहीं कर पाता। उइम्योंग युनसू को मरने के लिए छोड़कर यहाँ से चला जाता है। इधर ये क्योंग उस जगह से बाहर आ चुकी थी। वो किसी तरह खुद को संभालते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन अब ये क्योंग की डिलीवरी यहीं पर होने लगती है। इसी दौरान बर्फ टूट जाती है और ये क्योंग पानी में गिर जाती है। ये क्योंग पानी में डूब रही थी, तभी उसके बच्चे की वजह से वो वापस बाहर पहुंच जाती है। इधर सेफ्टी कैंप में मिसाइल्स गिरने के बाद सब कुछ तबाह हो चुका था। यहाँ उन्हीं को होश आता है तो वो उठकर अपने साथियों को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता। इसी दौरान जीसू को भी होश आ जाता है। जीसू देखती है कि उसके ऊपर स्टेडियम की एक दीवार टूटकर गिरने वाली है। जीसू तुरंत ही योंगसू को उठाती है और उसे कहती है कि यहाँ से भाग जाओ। जीसू के पैर में एक लोहे की रॉड घुस चुकी थी, जिस वजह से जीसू उस जगह से हिल नहीं पा रही थी। जीसू योंगसू से कहती है कि जल्दी यहाँ से भाग जाओ। तभी जीसू की आवाज सुनकर उन्हीं भी इन्हें देख लेती है। वो जीसू को आवाज लगाती है, लेकिन जीसू उसकी आवाज को नहीं सुन पाती। जीसू योंगसू को दूर भेजने के बाद खुद को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन जीसू अपना पैर वहां से बाहर नहीं निकाल पाती। उन्हीं ये सब देख रही थी। तभी वो दीवार टूटती है और जीसू भी उसमें दबकर मर जाती है, लेकिन जीसू की बॉडी हमें नहीं दिखाई जाती। खैर इधर ये क्यों को जब होश आता है तब वो देखती है कि उसने एक मॉन्स्टर को जन्म दिया है। ये क्यों उसकी तरफ बढ़ने लगती है। यही सार्जेंट टाक अपने सोल्जर्स के साथ स्टेडियम में पहुंच चुके थे और ऑफिसर्स ने जिंदा बचे लोगों को बचा लिया होता है, जिसके बाद सार्जेंट टाक 400 लोगों को सेफ्टी कैंप के अंदर ले जाने लगते हैं। उन्हीं भी इनके साथ थी और साथ ही हम यहाँ पर कुछ नए कैरेक्टर्स को भी देखते हैं, जिनमें एक लेडी चीफ जी होती हैं, जो कि सबको संभालने वाली थी। इनके साथ डॉक्टर लिम भी होते हैं और भी कई सारे कैरेक्टर्स को यहाँ दिखाया जाता है और ये सब लोग सेफ्टी कैंप में चले जाते हैं। अब कहानी कुछ समय आगे जाती है, जहाँ मॉन्स्टराइजेशन को शुरू हुए 337 दिन बीत चुके हैं। यहाँ हम उसी स्टेडियम को देखते हैं जिसमें बचे हुए सभी इंसान रह रहे थे। मिलिट्री ऑफिसर्स इनके लिए बाहर जाकर खाना लाते हैं। सार्जेंट टाक यहाँ सारे मिलिट्री ऑफिसर्स के लीडर होते हैं, जिनके ऑर्डर पर सारे ऑफिसर्स काम करते हैं। अब यहाँ सभी लोगों की चेकिंग की जाती है। सबके हाथ पर कट का निशान देखा जाता है। तभी योंगसू बॉल से खेलते हुए एक ऑफिसर के सामने आ जाता है। वो ऑफिसर देखता है कि योंगसू के हाथ पर कोई निशान बना है। उसे लगता है कि योंगसू भी इन्फेक्टेड हो चुका है, इसीलिए वो योंगसू के चाकू मारकर चेक करने वाला था। चनिंग उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो नहीं मानता। तभी उन्हीं यहाँ आकर उसके चाकू को पकड़ लेती है। उन्हीं उसे कहती कि सबसे पहले मुझे चेक करो। वो अपना हाथ काटने के बाद उसे दिखाती है और कहती कि देख लो, मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ। लेकिन ये ऑफिसर उन्हीं के हाथ को दबाने लगता है और कहता है कि तूने तो यहाँ एक मर्डर किया है, इसीलिए तुझे एक बड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब उन्हीं ने किसका मर्डर किया है ये हम आगे देखेंगे। खैर यहाँ चनियोंग उस ऑफिसर को रोक देता है। उन्हीं यहाँ से चली जाती है। यहाँ वही लेडी जिन ओक योंगसू के हाथ पर एक छोटा कट मारकर उस ऑफिसर को दिखाती हैं और कहती हैं कि देखो ये इन्फेक्टेड नहीं है। ये देखकर वो ऑफिसर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम एक लड़के जुनिल को देखते हैं, जो कि कहीं जा रहा था। दूसरी तरफ चनियंग एक ओल्ड लेडी के पास उन्हें चेक करने जाता है। ये ओल्ड लेडी उसी लड़के जुनिल की मॉम थी, जो कि बीमार थी। दरअसल इन्हें कैंसर था और ये दर्द के मारे तड़प रही थी, इसीलिए चनियंग इन्हें कुछ दवाई देता है। तभी चनियंग देखता है कि इन लेडी का बेटा
यहाँ नहीं है। ये देखकर चनियंग सार्जेंट ताक को बताता है कि एरिया ए से नंबर 211 यानी कि जुनिल यहाँ से गायब है। ये सुनकर सार्जेंट ताक सिक्योरिटी कैमरों में देखते हैं तो उन्हें जुनिल दिख जाता है। इधर जुनिल मिलिट्री ऑफिसर्स के रूम में आ जाता है। वो ऑफिसर्स से कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ बाहर जाना है और मॉन्स्टर्स को मारना है, लेकिन ऑफिसर्स उसका मजाक बनाने लगते हैं। तभी जुनिल इन्हें डंडा दिखाता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। यहाँ हमें पता चलता है कि जुनिल दिमागी रूप से थोड़ा कमजोर है और इतना बड़ा होने के बावजूद भी वो बच्चों की तरह बिहेव करता है। अब एक ऑफिसर उसका डंडा छीनकर तोड़ देते हैं। तभी सार्जेंट किम यहाँ आ जाते हैं। वो सबसे कहते हैं कि आज हमें एक अनजान जगह पर जाना है और वहाँ खतरा भी हो सकता है, इसलिए तैयार हो जाओ। तभी यहाँ पर 2 और आदमी आ जाते हैं। वो दोनों सार्जेंट किम से कहते हैं कि हमें भी तुम्हारे साथ जाना है। वो दोनों कहते हैं कि हम जानते हैं तुम लोग अपने मिशन के नाम पर बाहर से सामान लाकर खुद ही रख लेते हो और अंदर कोई जिए या मरे इससे तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर सार्जेंट किम उस आदमी के हाथ में एक भाला देते हैं और कहते हैं कि बाहर तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि बाहर मॉन्स्टर भी हैं। तभी ये सुनकर उसका साथी कहता है कि हमें मॉन्स्टर से बचाना तो तुम्हारा काम है। इस पर सार्जेंट किम कहते हैं कि हम पागल हैं जो तुम जैसे लोगों के लिए अपनी जान खतरे में डालें। सार्जेंट किम और बाकी सब इनसे कहते हैं कि अगर तुम बाहर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन अब ये दोनों आदमी अकेले बाहर जाने से डर जाते हैं और बाहर नहीं जाते। इसके बाद सार्जेंट किम अपनी टीम के साथ मिशन पर जाने लगते हैं। यहीं हम एक और ऑफिसर योंग सेok को भी देखते हैं जो कि यहाँ रह रही एक लड़की जिना को पसंद करता था, लेकिन जिना बीमार भी थी। योंग सेok उससे कहता है कि मैं इस बार तुम्हारे लिए दवाई लेकर जरूर आऊंगा। इसके बाद वो भी सार्जेंट किम और बाकी सबके पास आ जाता है। इधर जुनिल की मॉम उसे मार रही थी। वो उससे कहती हैं कि तू मुझे कब तक ऐसे परेशानियां देता रहेगा। वो जुनिल से कहती हैं कि तू बाहर क्यों जाना चाहता है। इस पर जुनिल अपनी मॉम से कहता है कि मैं बाहर जाकर आपके लिए दवाई लाना चाहता हूँ। जुनिल अपनी मॉम को उनके टूटे हुए दांत दिखाता है और कहता है कि जब दर्द की वजह से आप अपने दांत दबाती हो तो वो टूट जाते हैं और मुझसे आपका दर्द देखा नहीं जाता, इसीलिए मैं बाहर जाकर आपके लिए दवाई लाना चाहता हूँ। ये सुनकर जुनिल की मॉम रोने लगती हैं। चनियंग इन्हें संभालता है। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों आदमी अब भी बाहर जाना चाहते थे, लेकिन पूरी सेफ्टी के साथ, इसीलिए अब वो दोनों आदमी उन्हीं लेडी चीफ जी के पास जाते हैं। वो दोनों चीफ जी से कहते हैं कि मिलिट्री ऑफिसर्स ने हमारे बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी है और हम बाहर जाना चाहते हैं, इसीलिए अगर आप उनसे कहेंगी तो वो आपकी बात को कभी भी नहीं टालेंगे। लेकिन चीफ जी इन दोनों से कहती हैं कि मैं कुछ भी नहीं करूंगी क्योंकि मैं यहाँ पर अपना काम करती हूँ और वो लोग अपना काम करते हैं, कोई भी किसी के काम में टांग नहीं अड़ाता। ये सुनकर वो दोनों उदास हो जाते हैं। तभी चीफ जी उन्हें एक काम देती हैं और कहती हैं कि अगर तुम बाहर जाना चाहते हो तो उसी लड़की उनियो का पीछा करो। इधर सार्जेंट किम अपने लोगों के साथ बाहर निकलते हैं और मिशन पर चले जाते हैं। यही सेफ्टी कैंप में हम एक लड़की ये सियोल को भी देखते हैं जो कि उन्हीं लेडी चीफ जी की बेटी होती है। वो अपने लिए एक ड्रिंक बना रही थी। तभी एक और लड़की यहाँ आकर उसकी ड्रिंक को पीने लगती है। ये सियोल उससे ड्रिंक ले लेती है। फिर यहाँ उनियो आती है। वो ये सियोल को कुछ लिपस्टिक देती है जो कि वो बाहर से लेकर आई थी, लेकिन ये सोल उससे कहती है कि तूने तो मुझसे कहा था कि तू अगली बार मेरे लिए ब्लॉन्ड रेड कलर की लिपस्टिक लाएगी, लेकिन इसमें तो उस कलर की कोई भी लिपस्टिक नहीं है, इसलिए बाहर जाकर ब्लॉन्ड रेड कलर की लिपस्टिक लेकर आ। उनियो ये सुनकर यहाँ से जाने लगती है। तभी ये सियोल लिपस्टिक को देखते हुए उनियो से कहती है कि वैसे मुझे बताओ मेरे डैड के खून का कलर इनमें से किस रंग का था। ये सुनकर उनियो को गुस्सा आ जाता है। वो उसका सर पकड़कर उसका मुंह उसी ड्रिंक में डाल देती है और कहती है कि मेरा दिमाग खराब मत कर, नहीं तो तेरा डायरेक्ट ऊपर का टिकट कटेगा। ये कहकर उनियो यहाँ से चली जाती है। इन सारी बातों से हमें पता चलता है कि उनियो ने यहाँ पर जिस आदमी का मर्डर किया है वो येसोल का डैड और चीफ जी का हस्बैंड था, और इसी वजह से चीफ जी ने उन दोनों आदमियों को उनियो का पीछा करने के लिए भी कहा है। खैर अब इसके बाद हम यहाँ पर सेयोंग वान को देखते हैं। वो एक प्रीस्ट फादर पीटर के साथ गेम खेल रहा था और यहाँ ये लोग पैसे नहीं बल्कि बैटरीज दांव पर लगाते हैं। फादर पीटर सेयोंग वान से जीत जाते हैं। इधर वही दोनों आदमी उनियो को कहीं जाता हुआ देखते हैं और उसके पीछे जाने लगते हैं। फादर पीटर ये देख लेते हैं। यही उनियो इस जगह पर बने हुए एक खुफिया रास्ते से होते हुए बाहर जाने लगती है। वो दोनों आदमी भी उनियो का पीछा कर रहे थे। तभी ये दोनों देखते हैं कि जुनिल भी इनका पीछा करते हुए यहाँ आ गया है। ये दोनों जुनिल को भी अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं ताकि अगर आगे कोई खतरा हो तो ये दोनों जुनिल को फंसाकर वहां से निकल जाएं। इधर सार्जेंट किम अपने साथियों के साथ उसी अनजान जगह पर पहुंचते हैं। ये लोग यहाँ खड़ी गाड़ियों का पेट्रोल निकालने लगते हैं और दूसरी खाने पीने की चीजें और काम की चीजें ढूंढते हैं। इधर उनियो उसी खुफिया रास्ते से होते हुए स्टेडियम से बाहर निकल जाती है। उनियो कहीं जाने लगती है। वो दोनों आदमी भी जुनिल को लेकर बाहर आते हैं और उनियो का पीछा करने लगते हैं। तभी इन्हें एक स्टोर दिखता है जहाँ इन्हें अच्छा खाना मिलता है। ये लोग खाने को देखकर उसे अपने बैग में भरने लगते हैं और फैसला करते हैं कि अब हम उनियो को मार देते हैं। ये लोग उनियो के पीछे जाते हैं। तभी जुनिल एक बंदूक लेकर इनके सामने आ जाता है। जुनिल को यहाँ मरे हुए एक आदमी से बंदूक मिल गई थी। अब ये लोग जुनिल से इस बंदूक को छीन लेते हैं ताकि इससे वो उनियो को मार सकें। वहीं दूसरी तरफ सार्जेंट किम और उनके साथियों को
एक मॉन्स्टर बनी औरत मिलती है। एक आदमी उसके ऊपर एक चीज फेंकता है, लेकिन इस पर वो कोई खास रिएक्ट नहीं करती, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि ये टाइप ग्रीन मॉन्स्टर है। इसीलिए ये लोग उसे नहीं मारते और यहाँ से दूर ले जाते हैं। इधर सेफ्टी कैंप में दो आदमी बातें कर रहे थे कि आज हो सकता है हमें बाहर जाकर चीफ के साथ काम करने का मौका मिले। ये सुनकर सियोंग वन उनसे पूछता है कि आज लोग कहाँ काम करने जाने वाले हैं, मुझे भी काम पर जाना है। लेकिन वो दोनों आदमी सियोंग वन को कुछ भी नहीं बताते और कहते हैं कि तुम उसी लड़की उनियो के साथी हो, इसीलिए यहाँ पर कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता। ये लोग कहते हैं कि चीफ जी दिल की अच्छी हैं, इसीलिए उन्होंने तुम्हें यहाँ पर रहने दिया है। अब कुछ देर बाद चीफ जी अपने एरिया में सबके सामने आती हैं और कहती हैं कि आज हमें बाहर की दीवार को ठीक करना है, लेकिन ये काम बाहर का है, इसीलिए ज्यादा लोग बाहर जाकर काम नहीं करेंगे। चीफ जी कुछ लोगों को चुनती हैं और चीफ सियोंग वन को भी बाहर चलने के लिए चुन लेती हैं। इससे हमें पता चलता है कि सही में वो दिल की बुरी नहीं है। अब इसके बाद ये लोग बाहर जाने लगते हैं। तभी यहाँ वही प्रीस्ट फादर पीटर आते हैं और सबको बैटरीज देकर कहते हैं कि शाम को प्रेयर के लिए जरूर आना। फादर पीटर प्रेयर पर आने के लिए सबको रिश्वत देते हैं और उसी लड़की जीना को भी प्रेयर पर आने के लिए कहते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। इधर जीना का बॉयफ्रेंड यानी कि वही ऑफिसर योंग सोक अपने साथियों से अलग होकर एक हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है ताकि वो जीना के लिए दवाई ला सके। इधर चीफ जी उन्हीं लोगों को लेकर बाहर जा रही थी। तभी जुनिल की मॉम भी चीफ जी से कहती हैं कि मैं भी बाहर जाना चाहती हूँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं भले ही बूढ़ी हो चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे किसी काम आ जाऊंगी। चीफ जी उन्हें बाहर ले जाने से मना करती हैं, लेकिन जिद करने पर चीफ जी उन्हें अपने साथ ले जाने लगती हैं। अब कई लोग बाहर आकर काम करने लगते हैं। चनियंग अपनी गन के साथ आसपास नजर रख रहा था ताकि मॉन्स्टर दिखने पर वो सबको बचा सके। यहीं चीफ जी की बेटी दूर से चनियंग को देख रही थी क्योंकि वो चनियंग को पसंद करती थी। दूसरी तरफ उसकी दोस्त उन्हीं प्रीस्ट फादर पीटर को देख रही थी। अब तभी सियोंग वन देखता है कि जुनिल की मॉम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हैं। वो सबको ये बताता है। चनियंग उनके पीछे जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों अब भी उनियो का पीछा कर रहे थे। तभी जुनिल इन दोनों आदमियों से अलग होकर कहीं और ही जाने लगता है। ये दोनों जुनिल की परवाह नहीं करते और उनियो का पीछा करते हैं। उनियो इन्हें देख लेती है और यहाँ से भागने लगती है। ये लोग उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन उनियो उनसे बच जाती है। उनियो एक गाड़ी में जाकर छुप जाती है। वहीं सेफ्टी कैंप में जुनिल की मॉम अभी भी भाग रही थी। चनियंग और चीफ जी उन्हें रोकते हैं, लेकिन वो नहीं रुकती। तभी वो एक बम के ऊपर पैर रख देती हैं और अब वो वहां से नहीं हिल सकती थी क्योंकि उनके पैर हटाते ही वो बम फट जाएगा। मगर उन्हें अभी भी अपनी जान की परवाह नहीं थी, वो मरना चाहती थी, इसीलिए वो पैर हटाने वाली थी। तभी चनियंग उन्हें रोक देता है और उनके पैर को पकड़ लेता है ताकि वो अपना पैर ना हटा सकें। लेकिन तभी उनकी नाक से भी खून बहने लगता है, यानी कि अब ये भी एक मॉन्स्टर बन जाएंगी। यही इनका बेटा जुनिल उन दोनों आदमियों से दूर होकर एक जगह पर पहुंचता है जहाँ कई सारे पेड़ और फूल थे। यहाँ उसे एक बच्ची सोती हुई मिलती है। जुनिल उस बच्ची को उठाता है। तभी वो बच्ची जागती है और जुनिल को उसे छूने की वजह से कई सारी चीजें दिखने लगती हैं। अचानक से उस लड़की की आंखें बदल जाती हैं और वो जुनिल को दूर कर देती है। वो कहती है कि ये मेरी गलती नहीं है, तुमने मुझे खुद ही छुआ था। दरअसल ये लड़की किसी को भी छूकर मॉन्स्टर बना सकती है और अब इसने जुनिल को भी अंदर से मॉन्स्टर बना दिया है। ये लड़की जुनिल को यहीं छोड़कर कहीं चली जाती है। जुनिल के हाथ पर एक अजीब सा निशान बन जाता है। इधर सार्जेंट टाक को सब पता चल जाता है। वो जुनिल की मॉम और चनियंग के पास जाते हैं। सार्जेंट टाक चनियंग को हटा देते हैं और बम को देखते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इन्हें भी बम डिफ्यूज करना नहीं आता था। मगर ये लोग एक दूसरा रास्ता निकालते हैं। वहीं वो दोनों आदमी उनियो को मारने के लिए उसे ढूंढ रहे थे। उनियो एक कार में छुपी हुई थी। तभी वो आदमी उसे देख लेता है। उनियो उसकी लात मारकर भाग जाती है, लेकिन ये दोनों अब भी उनियो का पीछा करते हुए एक जगह पर आ जाते हैं। उनियो ऊपर चढ़कर इन दोनों से छुपती है। तभी एक छोटा मॉन्स्टर यहाँ आकर उनियो को नीचे गिरा देता है। इधर इन दोनों आदमियों के सामने वही लड़की आ जाती है। एक आदमी उसे छूता है और ये लड़की उसे भी मॉन्स्टर बना देती है। इसके बाद वो आदमी अपने ही साथी को यहाँ से भागने के लिए कहता है। इस पर उसका साथी उसे गोली मार देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर बन चुका था, इसी वजह से वो दोबारा से उठ जाता है और इस आदमी को मार देता है। यहीं बाहर सार्जेंट किम अपने लोगों के साथ वापस जाने लगते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि योंग सोक गायब हो चुका है और उसके रेडियो से कनेक्शन भी नहीं जुड़ पा रहा है। अब ये लोग सोचने लगते हैं कि ये क्या करें। वहीं दूसरी तरफ सार्जेंट टाक और चनियंग ने जुनिल की मॉम को बचाने का एक तरीका ढूंढ लिया था। चनियंग एक गाड़ी इन दोनों की तरफ तेजी से लाता है और फिर उसमें से कूद जाता है। एंड मौके पर सार्जेंट टाक भी जुनिल की मॉम को लेकर उस जगह से हट जाते हैं और गाड़ी अब उस बॉम्ब के ऊपर आ जाती है। इस तरह वो बॉम्ब नहीं फटता। ये लोग अब यहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो बम फट जाता है और तेज धमाका होता है, जिसकी आवाज सार्जेंट किम और उनके साथियों को भी सुनाई देती है। वो समझ जाते हैं कि कैंप में कुछ तो हुआ है और अब इतनी तेज आवाज सुनकर यहाँ मौजूद सारे मॉन्स्टर स्टेडियम की तरफ ही जाएंगे। इसलिए ये लोग योंग सोक को ढूंढने की बजाय कैंप को बचाने के लिए कैंप की तरफ जाने लगते हैं। इधर उनियो को नीचे गिरने के बाद जब होश आता है तो वो देखती है कि यहाँ तो कई सारे मॉन्स्टर्स हैं। वो सारे मॉन्स्टर उनियो पर हमला कर देते हैं। उनियो उनसे फाइट करते हुए ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उस तक पहुंच जाते हैं
उनियो उन्हें रोकने की कोशिश करती है। अचानक से यहाँ पर कोई आता है जो कि उनियो को उन मॉन्स्टर से बचा लेता है। उनियो उसे बाहर जाता हुआ देखती है और उसके पीछे बाहर आती है, लेकिन बाहर उसे कोई भी नहीं दिखता। उनियो को लगता है कि उसका भाई मॉन्स्टर बन चुका है और छुपकर उसकी मदद कर रहा है। उनियो उससे कहती है कि भाई बस एक बार मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। उनियो काफी रो रही थी। तभी उनियो के सामने वही अननोन लड़की आ जाती है। अब 5वें एपिसोड की शुरुआत में हम उनियो और इसी लड़की को देखते हैं। उनियो इस बच्ची को नॉर्मल इंसान समझकर इससे कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, ये जगह खतरनाक है, मेरे साथ चलो। तभी वही मॉन्स्टर बना आदमी उनियो पर हमला करने आता है, लेकिन ये लड़की उस आदमी को रोक देती है और कहती है कि जाओ। ये मॉन्स्टर इस लड़की की बात मानता है और यहाँ से चला जाता है। उनियो समझ जाती है कि ये लड़की नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। तभी ये लड़की कहती है कि वो सारे मॉन्स्टर बुरे नहीं थे, लेकिन तुम्हारी वजह से वो सब यहाँ से चले गए। ये कहकर वो जाने लगती है। उनियो उसे छूकर रोकने वाली थी, लेकिन तभी वही छोटा मॉन्स्टर यहाँ आकर उनियो को उसे छूने से रोक देता है। इसके बाद वो लड़की इन मॉन्स्टर्स को लेकर यहाँ से चली जाती है। वहीं सेफ्टी कैंप के बाहर धमाका होने के बाद सार्जेंट टाक चनिंग से कहते हैं कि धमाके की आवाज सुनकर आसपास के मॉन्स्टर यहीं आएंगे, इसीलिए तुम जाकर अलार्म बजा दो। चनिंग जुनिल की मॉम को लेकर यहाँ से चला जाता है। फिर अलार्म बजने के बाद सेफ्टी कैंप के सभी लोग घबरा जाते हैं। चीफ जी सेफ्टी कैंप को हर तरफ से बंद कर देती हैं। इधर सार्जेंट किम भी धमाके की आवाज को सुनने के बाद सेफ्टी कैंप को बचाने वापस जा रहे थे। तभी उनका एक साथी दूरबीन से देखकर सार्जेंट किम को बताता है कि मॉन्स्टर्स का एक बड़ा झुंड सेफ्टी कैंप की तरफ जा रहा है। ये सुनकर सार्जेंट किम अपने साथियों से कहते हैं कि गाड़ियों को सेफ्टी कैंप से दूसरी तरफ घुमा लो। ये सुनकर ये सब लोग सेफ्टी कैंप से दूर जाने लगते हैं। इधर सार्जेंट टाक सेफ्टी कैंप में एक ऊंची जगह पर जाकर मॉन्स्टर्स को देखते हैं। वो देखते हैं कि मॉन्स्टर्स बस यहाँ पहुंचने ही वाले हैं, इसीलिए वो दूसरे सोल्जर्स को भी बाहर बुला लेते हैं। सोल्जर्स गन लेकर मॉन्स्टर्स को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी इधर सार्जेंट किम अपने साथियों के साथ एक गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं और उसमें आग लगा देते हैं, जिसके बाद यहाँ धमाका होता है और धमाके की आवाज सुनकर सेफ्टी कैंप की तरफ बढ़ रहे मॉन्स्टर अब दूसरी तरफ जाने लगते हैं। सार्जेंट टाक ये सब देख लेते हैं। इधर सार्जेंट किम और उनके साथी मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और जैसे ही मॉन्स्टर्स यहाँ आते हैं तो ये लोग उन मॉन्स्टर्स पर हमला कर देते हैं। ये अपनी गन से मॉन्स्टर्स को मारते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ ही समय में ये लोग मॉन्स्टर्स को मारकर सेफ हो जाते हैं और वापस सेफ्टी कैंप जाने लगते हैं। सार्जेंट टाक भी ये सब देखकर दूसरे सोल्जर्स से कहते हैं कि अब खतरा टल चुका है। अब इसके बाद हम फिर से जुनिल की मॉम और चनियंग को देखते हैं। चनियंग जुनिल की मॉम को सेफ्टी कैंप के बाहर बनी एक जगह पर बंद कर देता है, क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। वो चनियंग से पूछती हैं कि मेरा बेटा जुनिल कहाँ पर है। चनियंग कहता है कि मैं उसे ढूंढकर आपसे मिलवाने लाता हूँ। ये कहकर वो चला जाता है। इधर हम जुनिल को देखते हैं, जिसे भी उसी अननोन लड़की ने छूकर अंदर से मॉन्स्टर बना दिया था, लेकिन जुनिल अभी भी अपने होश में था। वो सेफ्टी कैंप के बाहर तक पहुंच जाता है, लेकिन वो यहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी सार्जेंट किम अपने साथियों के साथ यहाँ आते हैं और जुनिल को देखकर उसे अपने साथ अंदर ले जाते हैं। इधर चनियंग सार्जेंट टाक से आकर माफी मांगता है, क्योंकि उसकी निगरानी में ही ये सब हुआ है। सार्जेंट टाक उसे कुछ भी नहीं कहते, लेकिन जब सार्जेंट किम को ये सारी बातें पता चलती हैं तो वो चनियंग को मारकर उसे सजा देते हैं। सार्जेंट किम सार्जेंट टाक से कहते हैं कि आपने हमसे कहा था कि आप हमारा साथ देंगे, लेकिन इस जगह को बचाने के चक्कर में हम अपने आधे से ज्यादा सोल्जर्स को खो चुके हैं। सार्जेंट किम अब सार्जेंट टाक का आगे साथ देने से मना कर देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद दूसरे सोल्जर्स सार्जेंट टाक से कहते हैं कि हमारा एक साथी योंग स्योक कहीं गायब हो गया था और हम उसे नहीं ढूंढ पाए और लौटते समय हमें जुनिल मिला है। अब इसके बाद हम डॉक्टर लिम को देखते हैं, जो कि पूरे सेफ्टी कैंप में अपनी एक अलग से लैब बनाकर रह रहा था। तभी उसके पास वही प्रीस्ट फादर पीटर आता है और उससे कुछ दवाई लेकर यहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ चनियंग जुनिल को लेकर आता है। वहीं दूसरी तरफ उनियो उसी लड़की के पीछे उसी रास्ते पर जाती है, लेकिन आगे उसे वो लड़की नहीं दिखती। उनियो को वही आदमी मरा हुआ मिलता है जो कि उसे मारना चाहता था। उनियो उस आदमी के हाथ पर बंधे एक कपड़े को निकालती है और उसका चेहरा ढककर वापस सेफ्टी कैंप जाने लगती है। तभी यहाँ छुपे दो सर्वाइवर्स बाहर आते हैं। इनमें एक होसांग था, जिसे हमने पहले भी देखा था। इस बार होसांग के साथ एक लड़की हानि भी होती है। ये दोनों खुद ही इधर उधर छुपकर सर्वाइव कर रहे थे। अब ये दोनों इस आदमी की बॉडी के पास आते हैं और उसकी गन और खाना ले लेते हैं। वहीं डॉक्टर लिम जुनिल को चेक करता है तो उसके हाथ पर बने निशान को देखकर वो चौंक जाता है। वो चनियंग से कहता है कि हमें इसे मॉनिटर करना होगा, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। चनियंग यहाँ से चला जाता है। बाहर निकलते ही चनियंग को ये सोल मिलती है, जो कि चनियंग के लिए परेशान हो रही थी, लेकिन चनियंग उसे कहता है कि मुझे अगर कुछ हो भी जाए तो इससे तुम्हें क्या। ये सुनकर उसका दिल टूट जाता है और वो वापस चली जाती है। इधर चीफ जी सार्जेंट टाक के पास आती हैं और कहती हैं कि हमें जुनिल की मॉम को यहाँ से निकालना होगा। चीफ जी कहती हैं कि पिछले 1 साल में सेफ्टी कैंप के अंदर ये पहला केस है और उनके इन्फेक्टेड होने से और भी लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि ये मॉइस्चराइजेशन डर, खौफ और चिंता से फैलता है। और अब जुनिल की मॉम के इन्फेक्टेड होने की वजह से सभी लोग अंदर डरे हुए हैं, इसीलिए तुम्हें उनके डर को खत्म करना होगा। लेकिन सार्जेंट टाक चीफ जी से बहस करने लगते हैं
उनका मानना था उन्हें लोगों को अच्छाई सिखानी होगी ताकि मॉन्स्टर बनने के बाद भी लोग अच्छा बुरा पहचान सकें। ये सब सुनकर चीफ जी यहाँ से चली जाती हैं। इधर शाम होने पर जिना फादर पीटर के पास प्रेयर के लिए आती है। बाकी सभी लोग भी जिना के पीछे प्रेयर के लिए आ जाते हैं। वहीं ये सोल को उसकी साथी सुनहवा के पास फादर पीटर की ड्राइंग मिलती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि सुनहवा फादर पीटर को पसंद करती है। ये सोल सुनहवा को फादर पीटर के पास ले आती है। यहाँ ये लोग थोड़ी पॉजिटिव बातें करते हैं। तभी सुनहवा फादर पीटर से सबके सामने कहती है कि मैं आपको पसंद करती हूँ। ये सब सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। इधर सार्जेंट किम सार्जेंट डाक से आकर कहते हैं कि कल सुबह मैं अपने साथियों के साथ योंग सेok को ढूंढने जाऊंगा, लेकिन सार्जेंट डाक उन्हें जाने से मना कर देते हैं। सार्जेंट डाक सार्जेंट किम को समझाते हैं कि तुम अपने एक साथी के लिए अपने बाकी साथियों की जान खतरे में नहीं डाल सकते, और क्या तुम्हारे बाकी साथी भी ऐसा करना चाहते हैं? पहले तुम्हें उनसे पूछना चाहिए। यहाँ थोड़ी बहस होने के बाद सार्जेंट किम वापस चले जाते हैं। तभी खाना खाते हुए एक सोल्जर कहता है कि शायद योंग सेok खुद ही भाग गया होगा, क्योंकि ये जगह बिल्कुल बेकार है और यहाँ खाने के लिए भी अच्छी चीजें नहीं मिलती। तभी ये सब सुनकर दूसरा आदमी उससे लड़ने लगता है। सार्जेंट किम उन्हें शांत कराते हैं और समझ जाते हैं कि सार्जेंट डाक बिल्कुल सही कह रहे थे। यहीं जिना भी छुपकर इनकी सारी बातें सुन रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि योंग सेok यहाँ से भागा नहीं है, बल्कि उसकी दवाई लेने गया हुआ है। जिना अब यहाँ से चली जाती है। इधर रात तक उन्हीं वापस सेफ्टी कैंप आ जाती है। यहाँ दो बच्चे योंगसू से लड़ रहे थे। तभी योंगसू उन दोनों को मारने लगता है। उन्हीं आकर उसे रोकती है। उन्हीं उससे कहती है कि ये सब गलत है, लेकिन योंगसू उन्हीं की बात नहीं सुनता और गुस्से में यहाँ से चला जाता है। यही डॉक्टर लिम जुनिल के ब्लड की जांच करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो तो अंदर से मॉन्स्टर बन चुका है। डॉक्टर लिम जुनिल के पास आते हैं, लेकिन अब जुनिल यहाँ से चला गया था। इधर जुनिल वापस अपने एरिया में आता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी मॉम तो यहाँ है ही नहीं। जुनिल योंगसू से पूछता है कि मेरी मॉम कहाँ है। योंगसू पहले से ही गुस्से में था। वो जुनिल से कह देता है कि तुम्हारी मॉम मॉन्स्टर बन चुकी हैं और उनकी नाक से खून निकल रहा था। योंगसू जुनिल से कहता है कि अब ये सब लोग उन्हें मार देंगे। ये सुनकर जुनिल चौंक जाता है। जुनिल बाहर जाने लगता है, लेकिन वहां खड़े दोनों सोल्जर्स जुनिल को बाहर नहीं जाने देते। तभी डॉक्टर लिम यहाँ आकर जुनिल से कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम से मिलवाऊंगा, बस मुझे बताओ तुम्हारे हाथ पर ये निशान कैसे आया। जुनिल अब सारी बातें याद करने की कोशिश करता है और कहता है कि वहाँ कई सारे फूल थे और एक छोटी बच्ची भी थी, उसने मुझे धक्का दिया। जुनिल इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बता पाता। इधर चीफ जी अपने रूम में बैठी थी। तभी वो जुनिल की मॉम के पास आती हैं। वो जुनिल की मॉम से कहती हैं कि आपको आपका प्रॉमिस याद है ना। जुनिल की मॉम कहती हैं कि हाँ, कल मैं यहाँ से चली जाऊंगी। यहाँ हम देखते हैं कि चीफ जी जल्द से जल्द जुनिल की मॉम को यहाँ से निकलवाना चाहती हैं। खैर इसके बाद हम सार्जेंट किम को देखते हैं, जो कि अपने साथी योंग सेok के बारे में ही सोच रहे थे। तभी उनका दूसरा साथी यहाँ आकर उन्हें बताता है कि मुझे पता चला है कि यहाँ योंग सेok की एक गर्लफ्रेंड है जो कि बीमार है। इससे ये लोग समझ जाते हैं कि योंग सेok उसके लिए दवाई लेने ही गया होगा। इधर योंग सेok की गर्लफ्रेंड जिना अपनी जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यहाँ उन्हीं आकर उसकी रस्सी को काट देती है। उन्हीं उसे कुछ खाने के लिए देती है और कहती है कि ये सब मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। फिर उन्हीं यहाँ से चली जाती है और एक जगह पर आकर उसी आदमी के हाथ से निकाला हुआ वही कपड़ा बांधती है। तभी चीफ जी यहाँ आकर देखती हैं तो समझ जाती हैं कि जिन्हें उन्होंने उन्हीं का पीछा करने भेजा था वो मर गए हैं। उन्हीं चीफ जी से कहती है कि लोगों से मेरा पीछा करवाना बंद कर दो। इस पर चीफ जी कहती हैं कि तुमने मेरे हस्बैंड का मर्डर किया है, तुम्हें खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन उन्हीं कहती है कि मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैंने तुम्हारे हस्बैंड को मारा है। चीफ जी कहती हैं कि चलो छोड़ो, अब ये सब मायने नहीं रखता। चीफ जी कहती हैं कि अगर तुम मुझसे माफी मांग लेती तो मैं तुम्हें माफ कर देती, लेकिन तुमने माफी नहीं मांगी, इसीलिए अब जब तुम मॉन्स्टर बनोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगी। ये कहकर चीफ जी यहाँ से चली जाती हैं। उन्हीं भी कहीं और जाने लगती है। तभी चनियंग सामने आता है, जो कि छुपकर इनकी बातें सुन रहा था। चनियंग अब उन्हीं के पीछे जाता है तो वो देखता है कि उन्हीं एक बिल्ली को खाना खिला रही है। चनियंग उन्हीं से कहता है कि तुम बाहर क्यों जा रही हो, तुम्हें खतरों से खेलना पसंद है क्या। चनियंग उन्हीं के पास जाता है और उसके हाथ पर बंधे लाल रिबन को देखता है और कहता है कि ये रिबन मैंने कहीं तो देखा है। उन्हीं उससे कहती है कि अपना मुंह बंद रखो, लेकिन चनियंग समझ जाता है कि जिस रात उन्हीं और चीफ जी के हस्बैंड के बीच लड़ाई हुई थी तो वहाँ एक मॉन्स्टर भी आया था, जिसने चीफ जी के हस्बैंड को तो मार दिया था, लेकिन उन्हीं को जिंदा छोड़ दिया था। चनियंग कहता है कि क्या उसी मॉन्स्टर को ढूंढने तुम रोज बाहर जाती हो। उन्हीं कहती है कि अपनी बकवास बंद करो। अब तभी बाहर वही अननोन लड़की आ जाती है। ये लड़की उन्हीं को अच्छे से जानती थी और ये उन्हीं से कहती है कि क्या तुम्हें वो मिला। उन्हीं को लगता है कि ये लड़की उसके भाई उन्हीं को जानती है और उन्हीं ने ही उसे उन्हीं के बारे में बताया है। उन्हीं कहती है कि अभी वो कहाँ है। इस पर ये लड़की कहती है कि अगर तुम उससे मिलना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। वो लड़की उन्हीं की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। इधर डॉक्टर लिम अब भी जुनिल की जांच कर रहा था। उसे पता चल चुका था कि वो अंदर से मॉन्स्टर बन चुका है, लेकिन अब तक मॉन्स्टर का कोई भी लक्षण उसमें नहीं दिखा था। इसीलिए अब डॉक्टर लिम उसके अंदर के मॉन्स्टर को जगाने की कोशिश करने लगता है। वहीं उनियो उस लड़की के साथ जाने के लिए उसका हाथ पकड़ने वाली थी। तभी चनियंग उसे रोक देता है और कहता है कि यहाँ कोई और भी है। इसके बाद यहाँ पर ये क्यों आ जाती है।
उनियो देखती है कि ये क्यों अब भी जिंदा है। ये क्यों कहती है कि मैं कुछ भी नहीं करूंगी, बस मुझे वो बच्ची चाहिए। तभी उनियो उसके पास जाने लगती है, लेकिन ये क्यों कहती है कि मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी, बस उस बच्ची से दूर रहो। ये बच्ची ये क्यों के पास आ जाती है, जिसके बाद ये क्यों इसके हाथ को बांध देती है और अपने साथ लेकर चली जाती है। उनियो उसे रोकती है, लेकिन वो नहीं रुकती, जिसके बाद उनियो उसके पीछे जाने लगती है। उनियो के पीछे चनिंग भी चला जाता है। इधर डॉक्टर लिम जुनिल को उसकी मॉम से मिलवाने लाता है। जुनिल की मॉम उसे देखकर खुश हो जाती हैं, लेकिन जुनिल अंदर से मॉन्स्टर बन चुका था और वो अब अपनी ही मॉम को जान से मार देता है, जिसके बाद जुनिल भी ब्लास्ट हो जाता है। डॉक्टर लिम ये सब देखकर चौंक जाता है और तुरंत ही सार्जेंट टाक के पास जाता है। वहीं उनियो ये क्योंग और उस लड़की का पीछा कर रही थी, लेकिन आगे जाकर वो कहीं गायब हो जाती हैं। चनिंग उनियो से कहता है कि यहाँ खतरा है, इसीलिए वापस चलो, लेकिन उनियो नहीं मानती। तभी उनियो एक गड्ढे में गिरने लगती है। चनिंग उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन फिर वो दोनों ही नीचे गिरने लगते हैं। तभी होसांग आकर इन्हें धक्का दे देता है, लेकिन चनिंग एक पाइप को पकड़ लेता है, मगर वो पाइप भी टूटने लगता है। इसीलिए अब चनिंग उनियो का हाथ छोड़ता है और उनियो नीचे कूद जाती है। इससे उसे कुछ भी नहीं होता। इसके बाद चनिंग भी नीचे कूद जाता है। इन दोनों की जान तो बच जाती है, लेकिन अब ये दोनों इस गड्ढे में फंस जाते हैं। इधर डॉक्टर लिम सार्जेंट टाक को जाकर ये सब बताता है। सार्जेंट टाक उसी जगह पर आते हैं। डॉक्टर लिम ने बताता है कि जुनिल भी अंदर से मॉन्स्टर बन चुका था, लेकिन वो बाकी सबसे बिल्कुल अलग था। उसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं थे, इसीलिए उसके अंदर के मॉन्स्टर को जगाने के लिए मैं उसे उसकी मॉम से मिलवाने लाया था, लेकिन फिर वो ब्लास्ट हो गया। ये सारी बातें सुनने के बाद सार्जेंट टाक इस जगह को आग से जलाने लगते हैं और कहते हैं कि जुनिल की मॉम मॉन्स्टर बन गई, उन्होंने अपने बेटे को जान से मार दिया। तब मिलिट्री ऑफिसर्स ने जुनिल की मॉम को भी मार दिया, तुम सबसे यही कहोगे। ये कहकर सार्जेंट टाक यहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये क्यों उस बच्ची को एक बोट से एक शिप में ले जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये बच्ची वही मॉन्स्टर है जिसे ये क्यों ने जन्म दिया था। खैर इसके बाद सेफ्टी कैंप में हम चीफ जी को देखते हैं, जो कि अपने रूम में जाती हैं। वो एक डायरी निकालती हैं जिसमें उनकी फैमिली की एक फोटो थी। साथ ही चीफ जी कहती हैं कि 1 महीना बीत चुका है, बस थोड़ा इंतजार और। अब तभी उनकी बेटी येसोल यहाँ आती है। वो घबरा जाती हैं और डायरी को रखकर येसोल पर चिल्लाने लगती हैं। वो कहती हैं कि तुम्हें यहाँ पर नॉक करके आना चाहिए। इस सब से हमें पता चलता है कि चीफ जी कुछ तो छुपा रही हैं। अब तभी सार्जेंट टाक अनाउंसमेंट करके सबको बताते हैं कि जुनिल की मॉम मॉन्स्टर बन गई थी, इसीलिए मिलिट्री ऑफिसर्स ने उन्हें मार दिया। सभी लोग ये सुनकर चौंक जाते हैं। इसके बाद सब लोगों की दोबारा से चेकिंग की जाती है। यहाँ मिलिट्री ऑफिसर्स आपस में बातें कर रहे थे कि ये सब किन ऑफिसर्स ने किया होगा। इधर चीफ जी भी उसी जगह पर भागते हुए आती हैं। यहाँ उन्हें डॉक्टर लिम मिलता है। चीफ जी उसके कपड़ों पर लगा खून देखकर उससे पूछती हैं कि ये सब क्या है। इस पर डॉक्टर लिम कहता है कि ये जुनिल है। चीफ जी ये सुनकर यहाँ से भाग जाती हैं। यहीं योंगसोक का दोस्त सार्जेंट किम से कह रहा था कि हम योंगसोक को ढूंढने कब जाएंगे, लेकिन सार्जेंट किम कहते हैं कि वो अपनी मर्जी से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए दवाइयां लेने गया है और उसके पास रेडियो भी है, तो वो हमसे कांटेक्ट भी कर सकता है, इसीलिए हम उसे ढूंढने नहीं जाएंगे। ये सुनकर योंगसोक के दोस्त को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है। तभी एक और ऑफिसर आकर सार्जेंट किम को बताता है कि चनियंग और कुछ दूसरे लोग सेफ्टी कैंप में नहीं है, शायद वो भी बाहर गए हैं। ये सुनकर सार्जेंट किम समझ जाते हैं कि यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता भी है, इसलिए सार्जेंट किम अपने साथियों को वो खुफिया रास्ते ढूंढकर उसे बंद करने के लिए कहते हैं। सोल्जर्स की एक टीम मिलकर पूरे सेफ्टी कैंप को हर तरफ से देखने लगती है ताकि वो रास्ते को ढूंढकर उसे बंद कर सकें। इधर सार्जेंट टाक चीफ जी के रूम में जाते हैं। सार्जेंट टाक जानते थे कि चीफ जी कुछ तो छुपा रही हैं। सार्जेंट टाक चीफ जी से कहते हैं कि हमारे साथ काम करो और कुछ भी मत छुपाओ। ये कहकर सार्जेंट टाक यहाँ से चले जाते हैं। तभी चीफ जी दरवाजे को बंद करके कुछ करने लगती हैं। तभी येसोल उनके रूम के बाहर आकर दरवाजा खोलने लगती है, लेकिन वो नहीं खुलता। येसोल को अपनी मॉम पर शक हो जाता है। वो अपने पिन से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। तभी चीफ जी दरवाजा खोलकर उसके एक चाटा मारती हैं और कहती हैं कि मैंने तुमसे यहाँ आने से मना किया था ना। चीफ जी उसे यहाँ से भगा देती हैं और दोबारा से दरवाजे को बंद कर लेती हैं। इधर चनियंग और ओनियो अभी उसी गड्ढे में फंसे हुए थे। तभी इन्हें बाहर किसी मॉन्स्टर की आवाज आती है। ये लोग शांत हो जाते हैं। फिर बाहर कोई आकर उन मॉन्स्टर्स को मार देता है। अंदर ओनियो चनियंग से पूछती है कि जब चीफ जी के हस्बैंड मरे थे तो क्या तुमने वहाँ एक मॉन्स्टर को देखा था। चनियंग कहता है कि हाँ, मैंने जिसे देखा वो इंसान तो नहीं था। ओनियो को अभी भी उम्मीद थी कि उसका भाई उसे मिल जाएगा। ओनियो चनियंग से कहती है कि शायद बाहर कोई तो है जो मुझे बचा रहा है, लेकिन वो कभी भी मेरे सामने नहीं आता। ओनियो अपने भाई के बारे में बात कर रही थी, लेकिन चनियंग नहीं समझ पाता कि ओनियो किसके बारे में बात कर रही है। तभी ऊपर से कोई गड्ढे में रस्सी फेंकता है। ओनियो उस रस्सी की मदद से ऊपर आ जाती है, लेकिन ओनियो को ऊपर कोई भी नहीं दिखता। इसके बाद चनियंग भी रस्सी पकड़कर ऊपर आ जाता है। तभी यहाँ पर इन्हें किसी और के होने की भी आवाज आती है। तभी कोई इन दोनों के ऊपर पेट्रोल डालने लगता है। ये दोनों तुरंत ही अलग हो जाते हैं। तभी कोई यहाँ आग फेंकता है और वहीं बैठा एक इनविजिबल मॉन्स्टर आग से जलने लगता है, जिससे वो तुरंत ही पानी में चला जाता है। फिर इनके सामने होसांग और हानी आते हैं, जो कि अब तक ये सब कर रहे थे।
होसांग उनियो और चनियंग को पहचान लेता है क्योंकि चनियंग होसांग को सेफ्टी कैंप तक ले गया था। होसांग इनसे कहता है कि यहाँ से चले जाओ। तभी हानि का दिल चनियंग पर आ जाता है। वो कहती है कि हम इन्हें अपने साथ ही रख लेते हैं। होसांग अब इन दोनों को बांधकर इन्हें एक जगह पर बंद कर देता है। वहीं सेफ्टी कैंप में डॉक्टर लिम जुनियल के बारे में सोच सोचकर पागल हो रहा था। इधर शिप में हम ये क्योंग और उसकी बच्ची को देखते हैं जिनके बीच माँ बेटी वाला प्यार बिल्कुल भी नहीं दिखता। यहाँ ये क्यों को पता चलता है कि उसकी बेटी फिर से इंसानों से मिली थी और उसने उन्हें मॉन्स्टर भी बना दिया था। वो बच्ची कहती है कि मॉन्स्टर बनने के बाद वो सभी लोग अच्छे हो गए थे, लेकिन ये क्यों को उस पर गुस्सा आ जाता है और ये क्यों उसे पकड़कर बंद कर देती है। ये क्यों ये सब नहीं करना चाहती थी, मगर अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे ये सब करना पड़ रहा था। दरअसल कुछ समय पहले जब वो अपनी बेटी के साथ इसी शिप में रह रही थी तो यहाँ कुछ लोग आ गए थे जो कि जानते थे कि उसकी बेटी मॉन्स्टर है। वो उसकी बेटी को मारना चाहते थे और ये लोग बड़े बेरहम थे। ये उस छोटी बच्ची के ऊपर तीर मारते हैं और उसे गोली मारकर गिरा देते हैं, लेकिन तभी ये क्यों की बेटी बदल जाती है और वो एक आदमी को छूकर मॉन्स्टर बना देती है। तभी ये क्यों भी यहाँ पर आ जाती है। वो ये सब देखकर चौंक जाती है। प्रेजेंट टाइम में ये क्यों की बेटी शिप के अंदर आग लगा देती है। ये क्यों ये देखकर उसे बाहर निकालती है और यहाँ से भागने लगती है। इसी दौरान एक छोटा मॉन्स्टर जो कि ये क्यों की बेटी का दोस्त था वो यहाँ आ जाता है। ये क्यों उसे खतरनाक समझकर उसे मारने लगती है। उसकी बेटी उसे रोकती है लेकिन ये क्यों नहीं रुकती। तभी वो मॉन्स्टर पानी में चला जाता है। ये क्यों की बेटी अपनी मॉम से कहती है कि आपने ये सब क्यों किया। इस पर ये क्यों कहती है कि वो एक मॉन्स्टर था। ये क्यों की बेटी ये सब सुनकर कहती है कि मैं भी तो एक मॉन्स्टर हूँ, तो क्या आप मुझे भी मार दोगी। ये क्यों कहती है कि नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। लेकिन वो लड़की कहती है कि मैं जानती हूँ आप मेरे बारे में क्या सोचती हो। आप मुझसे डरती हो और चाहती हो कि मैं यहाँ से चले जाऊँ। यहाँ हमें पता चलता है कि जब ये क्यों ने अपनी बेटी को जन्म दिया था तो तभी उसने उसे मारने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो अपनी बेटी को नहीं मार पाई थी। खैर अब यहाँ पर ये क्यों की बेटी पानी में कूद जाती है। ये क्यों उसे बचाने उसके पीछे पानी में कूदती है, लेकिन फिर उसकी बेटी कहीं गायब हो जाती है। ये क्यों उसे नहीं ढूंढ पाती। वहीं दूसरी तरफ रात में उनियो और चनियंग अभी भी वहीं कैद थे। तभी होसांग कहीं चला जाता है। फिर हानि दरवाजा खोल देती है और कहती है कि तुम जा सकती हो। उनियो चली जाती है। हानि चनियंग के सामने आकर लेट जाती है। चनियंग उसे देखकर डर जाता है। चनियंग हानि से कहता है कि मुझे भी यहाँ से जाना है। हानि कहती है कि तुम जा सकते हो, लेकिन पहले कुछ खाकर जाओ। हानि उसे एक चीज खिलाती है, लेकिन उस चीज को खाने के बाद चनियंग बेहोश होने लगता है। इधर सेफ्टी कैंप में वही लड़की जिना सार्जेंट किम के पास आती है और कहती है कि आप योंग सोक को ढूंढकर ले आओ। सार्जेंट किम उसकी बात सुनने के बाद कंट्रोल एरिया में आते हैं। तभी रेडियो पर उन्हें कुछ सिग्नल मिलते हैं जो कि बेमसोम से आ रहे थे। ये सिग्नल योंग सोक भेज रहा था जिसे वहाँ मदद चाहिए थी। सार्जेंट किम समझ जाते हैं कि योंग सोक खतरे में है। इधर दूसरी तरफ सार्जेंट ताक के जख्म खुद ही ठीक होने लगते हैं और हमें पता चलता है कि सार्जेंट ताक भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। सार्जेंट ताक मॉन्स्टर बनने से खुद को कंट्रोल करते हैं। तभी यहाँ डॉक्टर लिम आ जाता है। डॉक्टर लिम समझ जाता है कि सार्जेंट ताक भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। डॉक्टर लिम इसका फायदा उठाता है और कहता है कि मैं ये किसी को भी नहीं बताऊंगा, बस मुझे यहाँ से जाने दो। डॉक्टर लिम कहता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ और आपको स्पेशल इन्फेक्टिव बना सकता हूँ जिससे आप इस जगह को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इधर उनियो अब अकेली ही ये क्यों को ढूंढ रही थी। तभी उसे एक मॉन्स्टर की आवाज आने लगती है। उनियो उसे मारने जाती है। तभी वही अननोन लड़की सामने आकर उनियो से कहती है कि वो मॉन्स्टर खतरनाक नहीं है और कुछ भी नहीं करेगा। उनियो उस लड़की से कहती है कि ये क्यों कहाँ पर है, मैं उसे ही ढूंढ रही हूँ। लेकिन ये लड़की कहती है कि मेरी मॉम और तुम सारे इंसान सब बहुत बुरे हो। ये कहकर वो लड़की उनियो को धक्का दे देती है। उनियो उस गड्ढे में गिरने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर चा युनसू आ जाता है जो कि उनियो को बचा लेता है। अब कहानी पास्ट में जाती है जहाँ हम उसी सीन को देखते हैं जब ये क्यों ने अपनी बेटी को जन्म दिया था। ये क्यों उसे मारने जा रही थी, लेकिन ये क्यों अपनी बेटी को नहीं मार पाई थी। तभी यहाँ युनसू आ गया था जो कि जिंदा था। ये क्यों अपनी मॉन्स्टर बेटी को दूसरे मॉन्स्टर यानी चा युनसू के साथ छोड़कर चली गई। युनसू ये क्यों की बेटी का ख्याल रखने लगा। वो काफी तेजी से बड़ी हो रही थी। कुछ समय बाद ये क्यों को एहसास हुआ कि उसने गलत किया और गलती का एहसास होने के बाद ये क्यों अपनी बेटी के पास दोबारा लौट आई। युनसू ने उसे बताया कि ये तुम्हारी मॉम है। इसके बाद ये क्यों अपनी बेटी को संभालने लगी, लेकिन फिर वही घटना हुई। वो लोग उस बच्ची को मारने लगे। तब ये क्यों की बेटी ने अपनी मॉन्स्टर वाली पावर्स को यूज किया और उस आदमी को मॉन्स्टर बना दिया। उस घटना के बाद ये क्यों की बेटी बिल्कुल ही बदल गई। ये क्यों समझ गई कि उसकी बेटी भी एक मॉन्स्टर है। फिर ये क्यों ने अपनी बेटी के हाथ पर चाकू से कट मारकर एक निशानी बनाई ताकि अगर उसकी बेटी मॉन्स्टर बनकर किसी भी रूप में आ जाए तब भी ये क्यों उसे पहचान सके। लेकिन ये क्यों की बेटी को लगा कि उसकी मॉम अब उससे डरने लगी है। अब तभी यहाँ पर युनसू आ गया। ये क्यों ने उसे सब बता दिया कि उसने अपनी बेटी के हाथ पर निशान क्यों बनाया है। लेकिन फिर इस घटना के बाद से ही ये क्यों और उसकी बेटी के बीच दूरियां बढ़ने लगी और आगे क्या हुआ ये सब हमने देखा। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जब युनसू ने उनियो को गिरने से बचा लिया था, लेकिन युनसू भी उनियो को यहाँ बचाने के बाद उसे छोड़कर जाने लगता है। उनियो उसे रोकती है। उनियो समझ जाती है कि युनसू ही
शुरू से लेकर अब तक छुपकर उसे बचा रहा था। ओनियो उससे कहती है कि तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो। इस पर युनसु कहता है कि हम बस एक दूसरे को जानते हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें बचाया। युनसु यहाँ से जाने लगता है। ओनियो उसे रोकती है, लेकिन युनसु नहीं रोकता और उसे ही रोकने लगता है। तभी होसांग यहाँ आकर ओनियो को रोक देता है। होसांग युनसु से कहता है कि आधे ही सही, लेकिन तुम भी मॉन्स्टर हो, इसलिए यहाँ से चले जाओ। युनसु उस बच्ची को लेकर यहाँ से चला जाता है। होसांग ओनियो से कहता है कि मरना नहीं है तो मेरे साथ चलो। होसांग यहाँ से चला जाता है। इधर युनसु उस बच्ची से पूछता है कि तुमने ओनियो को धक्का क्यों दिया। इस पर वो कहती है कि आप हमेशा ही उस लड़की के आसपास रहते हो और उसे बचाने के लिए आप मेरे दोस्तों को मारते हो। ये लड़की कहती है कि इंसान इतने बुरे क्यों हैं, वो मेरे दोस्तों को जला जलाकर क्यों मारते हैं। इस पर युनसु उससे कहता है कि वो हमसे डरते हैं, उन्हें लगता है कि हम उन्हें चोट पहुंचाएंगे। ये सुनकर ये लड़की कहती है कि मुझे भी इंसानों से डर लगता है, तो क्या मैं भी उन्हें मार दूं। युनसु कहता है कि चलो छोड़ो, हम घर चलते हैं। तभी वो कहती है कि घर तो बचा ही नहीं, वो तो अब तक जलकर राख हो गया होगा। युनसु ये सुनकर चौंक जाता है। इधर ये क्यों जलती हुई शिप में वापस आ जाती है। ये क्यों अब अपनी जान बचाने की कोशिश भी नहीं करती। अपनी बेटी के भरोसे को खोने के बाद अब उसकी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है। इधर युनसु को जब सब पता चलता है तो वो येक्यूंग को बचाने भागता है। यहाँ येक्यूंग जलती हुई शिप में मर रही थी। तभी वही छोटा मॉन्स्टर यहाँ आकर येक्यूंग को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी आग और धुएं की वजह से वहीं बेहोश हो जाता है। तभी युनसु शिप में आ जाता है। युनसु उन दोनों को बेहोश देखकर उन्हें उठाकर अपने साथ ले जाता है और बोट में ले आता है। येक्यूंग को जब होश आता है तो वो रोने लगती है। वो कहती है कि ये सब मेरी ही वजह से हुआ है, मेरी बुरी ख्वाहिशों ने ही मेरी बेटी को मॉन्स्टर बना दिया। लेकिन युनसु से कहता है कि अगर तुम्हारी बेटी एक मॉन्स्टर भी है तो क्या हुआ। युनसु येक्यूंग को वही छोटा मॉन्स्टर दिखाता है और कहता है कि इसने तुम्हें बचाने की कोशिश की, सारे मॉन्स्टर बुरे नहीं होते हैं। येक्यूंग को युनसु की बात समझ आ जाती है। इधर दूसरी तरफ होसांग और ओनियो वापस पहुंचते हैं तो देखते हैं कि चनियंग यहाँ बेहोश पड़ा है और उसके मुंह से झाग निकल रहे हैं। होसांग समझ जाता है कि हानी ने चनियंग को जहरीले मशरूम खिलाए हैं। हानी को तो वो खाने की आदत थी, लेकिन चनियंग ने पहली बार ये खाए थे, इसीलिए वो मरने लगता है। होसांग तुरंत ही उसकी दवाई लेने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सेफ्टी कैंप में सार्जेंट किम अब अकेले ही योंगसोक को बचाने के लिए बेमसोम जाने लगते हैं, लेकिन सार्जेंट तक आकर सार्जेंट किम से कहते हैं कि कुछ और लोगों को भी अपने साथ ले जाओ। जिसके बाद डॉक्टर लिम भी इनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर सार्जेंट किम अपने कुछ साथियों के साथ और डॉक्टर लिम के साथ योंगसोक को बचाने बेमसोम जाने लगते हैं। इधर अंदर कुछ लोग फादर पीटर के पास जाकर ड्रिंक पीते हैं और गाना चलाकर डांस करते हुए अपने स्ट्रेस को कम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सार्जेंट किम अपने साथियों के साथ बेमसोम जा रहे थे। डॉक्टर लिम अपने साथ एक सूटकेस भी लाया था, लेकिन पूछने पर वो कहता है कि ये एक सीक्रेट बॉक्स है। तभी थोड़ा आगे जाने पर डॉक्टर लिम चीख चीख कर सारी गाड़ियों को रुकवा देता है और कहता है कि मुझे बाथरूम जाना है। डॉक्टर लिम अपने सूटकेस को लेकर जंगलों में चला जाता है। एक आदमी उस पर नजर रख रहा था, तभी उसे यहाँ पर मॉन्स्टर होने का एहसास होता है। ये सब लोग शांत हो जाते हैं। डॉक्टर लिम अपना सूटकेस लेकर वापस जाने लगता है। तभी यहाँ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। ये लोग मॉन्स्टर्स पर गोलियां चलाते हैं और वापस गाड़ी में आकर तुरंत यहाँ से जाने लगते हैं। मॉन्स्टर्स अब एक टीम बनाकर इन पर हमला कर रहे थे, लेकिन ये सब लोग उन्हें गोलियां मारकर रोक देते हैं। तभी सार्जेंट किम डॉक्टर लिम से पूछते हैं कि आखिर तुम इस सूटकेस में क्या छुपा रहे हो। इस पर डॉक्टर लिम इन्हें सूटकेस खोलकर दिखाता है और इसमें एक अजीब सी चीज होती है जिसे डॉक्टर लिम ने उसी जंगल से उठाया था। डॉक्टर लिम कहता है कि मैं इस पर रिसर्च करूंगा। खैर अब ये सब लोग सीधा बेमसोम जाते हैं। इधर शाम होने तक चनियंग को होश आ जाता है, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। तभी होसांग यहाँ आता है, जो कि उसके लिए दवाई लाया था। ओनियो चनियंग को वो दवाई खिला देती है। वहीं सार्जेंट किम अपने साथियों के साथ बेमसोम पहुंच जाते हैं। ये लोग आगे उसी लैब के अंदर जाते हैं जहाँ स्पेशल इन्फेक्टिव पर एक्सपेरिमेंट होते थे। यहाँ इन्हें कई सारे लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई मिलती हैं। ये लोग दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं और अलग अलग जगह पर जाकर योंगसोक को ढूंढने लगते हैं। वहीं सेफ्टी कैंप में कुछ सोल्जर्स अभी भी उसी छुपे हुए रास्ते को ढूंढ रहे थे जिससे ओनियो बाहर गई थी। अब तभी यहाँ पर एक दीवार के अंदर से चीफ जी और एक आदमी को कुछ आवाजें आने लगती हैं। वो आदमी आवाजों को सुनकर काफी डर जाता है। चीफ जी भी घबराई हुई अपनी बेटी येसोल के पास जाकर उससे मदद मांगती हैं। शायद वो कुछ बड़ी बात छुपा रही हैं। इधर सार्जेंट आग भी अपने साथियों से बात कर रहे थे। तभी इनके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब होने लगते हैं। इन्हें लगता है कि स्टेडियम के अंदर कोई मॉन्स्टर है, इसीलिए अब ये लोग मॉन्स्टर को ढूंढने लगते हैं। इन्हें चीफ जी के रूम से मॉन्स्टर के सिग्नल मिलते हैं। तभी चीफ जी बाहर आती हैं। वो सोल्जर्स चीफ जी से कहते हैं कि आपको इमरजेंसी चेकिंग के लिए चलना होगा, क्योंकि स्टेडियम में मॉन्स्टर होने के सिग्नल मिल रहे हैं। अब इसके बाद सभी लोग चेकिंग के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। इसके बाद चीफ जी, सारे सोल्जर्स और सार्जेंट टाक भी यहाँ पर आ जाते हैं। चीफ जी को देखकर उनकी बेटी येसोल उनका बताया काम करने निकल जाती है। इधर सारे सोल्जर्स अपने हाथ को काटकर सभी लोगों को दिखाते हैं कि हम सोल्जर्स में से कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है। सार्जेंट टाक सबसे कहते हैं कि अगर आप सब में से कोई भी इन्फेक्टेड है तो खुद ही सामने आ जाओ, नहीं तो जो भी अपने सिम्टम्स छुपाने की कोशिश करेगा तो उसे मार दिया जाएगा।
ये सब सुनकर चीफ जी सार्जेंट ताक से कहती हैं कि आपको भी सबूत देना चाहिए कि आप इन्फेक्टेड नहीं हो। चीफ जी को सार्जेंट ताक पर शक हो गया होता है। सार्जेंट ताक ये सब सुनकर सबके सामने अपने हाथ को काट लेते हैं और उनका खून देखकर सभी लोग समझते हैं कि सार्जेंट ताक इन्फेक्टेड नहीं है। हालांकि वो इन्फेक्टेड थे और उनका जख्म अब ठीक होने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। चीफ जी ये सब देखकर वापस अपने रूम में आ जाती हैं और यहाँ हम देखते हैं कि चीफ जी ने यहाँ पर एक खुफिया जगह बना रखी है। खैर वहीं दूसरी तरफ सार्जेंट किम अपने एक साथी और डॉक्टर लिम के साथ एक चीज को ढूंढ रहे थे। ये लोग लैब के अंदर और भी आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ इनके 3 साथी योंगसोक को ढूंढ रहे थे। तभी एक मॉन्स्टर आकर इनके एक साथी को मार देता है। ये लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो मर चुका था, जिस वजह से अब इन्हें अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना पड़ता है। इधर सार्जेंट किम अपने साथी और डॉक्टर लिम के साथ एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ इन्हें कई सारी अजीब चीजें दिखती हैं जो कि कोई मॉन्स्टर भी नहीं लग रही थी। डॉक्टर लिम इनसे कहते हैं कि ये लोग शायद पहले मॉन्स्टर थे जो कि अब इवॉल्व हो रहे हैं। डॉक्टर लिम इन्हें छूने वाला था लेकिन सार्जेंट किम उन्हें रोक देता है। इसके बाद डॉक्टर लिम यहीं रुकता है ताकि वो इन चीजों को देख सके और सार्जेंट किम अपने एक साथी के साथ दूसरी टीम को बचाने जाते हैं। इधर अब चनियंग पूरी तरह से ठीक हो चुका था। चनियंग हानी और होसांग से कहता है कि तुम दोनों भी हमारे साथ चलो क्योंकि वहाँ खतरा नहीं है, लेकिन होसांग इनके साथ चलने से मना कर देता है। अब तभी यहाँ पर युनसू ये क्यों को लेकर आ जाता है। ये क्यों अब मर रही थी। उन्यू युनसू को देखकर उसके पास आती है। युनसू इनसे कहता है कि ये क्यों को बचा लो। ये लोग ये क्यों को बचाने के लिए उसे उठाकर वैन में ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी होसांग युनसू को गन से शूट कर देता है और कहता है कि यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम एक मॉन्स्टर हो। मगर ये सब देखकर उन्यू हानी को पकड़कर उसके गले पर चाकू रख लेती है और होसांग को धमकी देती है कि अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं इसे मार दूंगी। ये सब देखकर होसांग इन लोगों से अलग हो जाता है और अपनी वैन लेकर हानी के साथ यहाँ से चला जाता है। ये सब लोग अब ये क्यों को बचाने के लिए सेफ्टी कैंप की तरफ जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सार्जेंट ताक के ऊपर मॉन्स्टर हावी हो रहा था, लेकिन सार्जेंट ताक किसी तरह अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं और मॉन्स्टर नहीं बनते। इधर दूसरी तरफ चीफ जी सेयोंगवान के पास जाती हैं क्योंकि चीफ जी जानती थी कि सेयोंगवान भी इन्फेक्टेड हो चुका है और वो अपने सिम्टम्स को छुपा रहा है। चीफ जी सेयोंगवान को अपने साथ ले जाती हैं। वो सेयोंगवान से कहती हैं कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। चीफ जी उसे यहाँ का मैप दिखाती हैं और कहती हैं कि मैं हमारे लिविंग एरिया को बढ़ा रही हूँ और इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। चीफ जी सेयोंगवान को यहीं छोड़कर कहीं चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ एक सोल्जर सार्जेंट ताक को दिखाता है कि लाइट्स उस वक्त जो ऑफ हुई थी वो इस जगह से किसी ने जानबूझकर कट की थी। सार्जेंट ताक समझ जाते हैं कि जिसने भी लाइट्स को कट किया है वो कुछ तो छुपा रहा है। अब तभी यहाँ पर सार्जेंट ताक को एक रिंग मिलती है। वो पहचान लेते हैं कि ये रिंग तो चीफ जी की बेटी की है, इसीलिए ये लोग उसके पास आकर उससे पूछते हैं कि क्या ये रिंग तुम्हारी है। लेकिन ये सोल कहती है कि ये रिंग मेरी नहीं है। मगर सोल्जर्स अब इसे पकड़कर ले जाने लगते हैं। तभी जिनोक इनसे कहती हैं कि सेयोंगवान कहीं भी नहीं मिल रहा है। वो तो इतना डरपोक है कि वो अकेले बाथरूम भी नहीं जाता, मगर अब काफी देर से वो कहीं गायब है, इसीलिए उसे ढूंढो। लेकिन सोल्जर्स कहते हैं कि थोड़ा और इंतजार करो, अगर वो ना मिले तो फिर हमें बताना। ये कहकर वो चले जाते हैं। इधर सार्जेंट ताक चीफ जी के पास जाते हैं जो कि वायर्स को ठीक कर रही थी। तभी वो दोनों सोल्जर्स भी ये सोल को लेकर यहाँ आ जाते हैं। सार्जेंट ताक कहते हैं कि तुमने तो खुद देख ही लिया होगा, वो लाइट्स यूं ही कट नहीं हुई थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर वायर्स को काटा था और उस जगह से तुम्हारी बेटी की रिंग मिली थी। सार्जेंट ताक कहते हैं कि क्या तुम्हें ये सब पता था। लेकिन चीफ जी अपनी बेटी की एक चाटा मारती हैं और कहती हैं कि मुझे ये सब नहीं पता था। ये सुनकर सार्जेंट ताक ये सेल को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद चीफ जी वापस सेयोंगवान के पास उसी जगह पर जाती हैं जो उन्होंने सेफ्टी कैंप के नीचे बना रखी थी। यहाँ चीफ जी सेयोंगवान को अपने साथ और नीचे बने एक बेसमेंट टाइप जगह पर ले जाती हैं और उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती हैं। चीफ जी इस जगह को बंद करने लगती हैं, लेकिन सेयोंगवान को होश आ जाता है और वो रोते हुए चीफ जी से कहता है कि आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो। लेकिन चीफ जी उसे बंद कर देती हैं। इधर बेमसियोम में वही दोनों सोल्जर्स उस मॉन्स्टर से बचने के बाद आगे बढ़ रहे थे। तभी एक जगह पर इन्हें नीचे कुछ लोग मिलते हैं जिन्हें 2 हिस्सों में बांटा गया था। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि वो दोनों तरह के लोग ही इंसान नहीं बल्कि मॉन्स्टर बन चुके थे। अब कुछ मॉन्स्टर्स एक सोल्जर को पकड़ने लगते हैं, उसका दूसरा साथी आग से मॉन्स्टर को हटाता है। तभी इनके सामने एक आदमी ची सेओक आता है। वो कहता है कि अगर बचना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। ये दोनों उसके साथ जाने लगते हैं, लेकिन ची सेओक इन दोनों को उसी जगह पर बंद करके यहाँ से चला जाता है। ये दोनों सोल्जर्स अब यहाँ कैद हो जाते हैं। वहीं सार्जेंट किम अपने साथी के साथ योंगसोक को ढूंढ रहे थे, लेकिन इन्हें यहाँ पर एक लड़की मिलती है जो कि अलमारी में बंद थी। इन्हें लगता है कि ये लड़की इंसान है, इसीलिए ये लोग उस लड़की की मदद करते हैं। ये लोग उस लड़की से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या और भी लोग यहाँ पर हैं। इस पर लड़की कहती है कि हम सभी लोग यहीं रहते हैं। सार्जेंट किम पूछते हैं कि क्या तुमने हम जैसे एक और सोल्जर को यहाँ देखा है। वो लड़की कहती है कि हाँ, यहाँ एक सोल्जर पहले भी आया था। ये लड़की इन दोनों को योंगसोक के पास ले जाने लगती है। इधर दूसरी तरफ युनसू, उन्यू और चनियंग ये क्यों को लेकर एक हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। युनसू इन्हें बताता है कि जहाँ ये क्यों रहती थी वहाँ आग लग गई और ये आग के बीच में फंस गई।
चनिंग समझ जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ये क्यों के शरीर में चली गई है, जो कि धीरे धीरे उसके ऑर्गन्स को खराब कर रही है। ये लोग ये क्यों को बचाने के लिए ऑक्सीजन टैंक ढूंढने लगते हैं, लेकिन इन्हें ऑक्सीजन टैंक नहीं मिलता। ये सब लोग अब कुछ भी नहीं कर सकते थे सिवाय ये क्यों को मरता हुआ देखने के अलावा। इधर होसांग हानि को लेकर आगे जा रहा था, लेकिन अब हानि होसांग को डरपोक कहने लगती है क्योंकि वो उन्हें बचाने के बजाय डरकर भाग आए। यहाँ हानि उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन होसांग नहीं मानता। वहीं हॉस्पिटल में युनसू उन्यू ये क्यों के पास थे। ये क्यों के मरने से उन्यू काफी दुखी थी। युनसू उन्यू से कहता है कि ये क्यों भी मरना चाहती थी, इसी वजह से वो जलती हुई शिप से नहीं उतरी। उन्यू को ये सब सुनकर काफी दुख होता है। युनसू उन्यू से पूछता है कि बाकी सब लोग कैसे हैं। इस पर उन्यू उसे बताती है कि जीसू और हमारे आधे से ज्यादा साथी सभी मर चुके हैं। उन्यू युनसू से पूछती है कि तुम उस दिन वो आखिरी इंसान थे जो मेरे भाई से मिले थे, तो वो कैसा था, क्या उसमें सिम्टम्स थे। लेकिन युनसू कहता है कि वो मुझे नॉर्मल लग रहा था। ये सुनकर उन्यू को काफी दुख होता है, क्योंकि उसकी एकमात्र उम्मीद यही थी कि उसका भाई मॉन्स्टर बनकर बिल्डिंग में दबने से बच गया होगा और अब भी जिंदा होगा, लेकिन अब वो उम्मीद भी टूटने लगती है। खैर, अब इसके बाद युनसू ये क्यों की बेटी को यहाँ लाने चला जाता है ताकि आखिरी बार उसकी बेटी अपनी मॉम को देख सके। युनसू उसी जगह पर आता है और कहता है कि तुम्हारी मॉम मर रही है, इसीलिए उनसे मिल लो। ये सुनकर वो बच्ची बाहर आ जाती है। युनसू उसे अपने साथ ले जाने लगता है। इधर चनियंग अब समझ जाता है कि चीफ जी के हस्बैंड को उस दिन उस जगह पर युनसू ने ही मारा था, लेकिन उन्यू उसे कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि चीफ जी के हस्बैंड इन्फेक्टेड हो चुके थे और उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी, इसी वजह से मैंने उन्हें मार दिया। ये सब सुनकर चनियंग कहता है कि तुमने ये सब हमें पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि अब तक सब लोग ये सोचते हैं कि तुमने उनका मर्डर किया है। अब तभी यहाँ पर ये क्यों को होश आ जाता है। उन्यू और चनियंग उसके पास जाते हैं। तभी यहाँ युनसू ये क्यों की बेटी को लेकर आ जाता है। ये लोग बाहर चले जाते हैं। ये क्यों जो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, वो अपनी बेटी को देखकर काफी खुश होती है और उसे कहती है कि मुझे माफ कर देना। अब तभी ये क्यों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, लेकिन अब ये क्यों की बेटी अपनी ही मॉम को छूकर उन्हें अंदर से मॉन्स्टर बना देती है। मॉन्स्टर बनने की वजह से ये क्यों के अंदर के जख्म खुद ही ठीक होने लगते हैं। वो लड़की बाहर आती है और युनसू से कहती है कि अब उन्हें कुछ भी नहीं होगा। युनसू ये क्यों के पास जाता है और उसे मरा हुआ समझकर रोने लगता है। ये क्यों की बेटी यहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी ये क्यों ठीक होकर एक मॉन्स्टर बनने लगती है। ये क्यों आधी मॉन्स्टर बन जाती है और अपने होश खोकर इन पर हमला कर देती है, लेकिन दूसरी तरफ से वो अपने ही आप को रोक लेती है। उन्यू युनसू से कहती है कि ये क्यों के अंदर तो कोई भी सिम्टम्स नहीं थे, तो फिर वो अचानक से मॉन्स्टर कैसे बन गई। इस पर युनसू इन दोनों को बताता है कि ये सब ये क्यों की बेटी ने किया है, वो लोगों को छूकर मॉन्स्टर बना सकती है। चनियंग और उन्यू ये सब सुनकर चौंक जाते हैं। अब तभी ये क्यों खिड़की तोड़कर बाहर कूद जाती है। युनसू उसके पीछे जाता है। ये क्यों अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती और युनसू से लड़ने लगती है। वो अपने दूसरे हाथ से खुद को रोकती है। यहाँ अब युनसू की आंखें बदल जाती हैं और वो देखता है कि उस दिन ये क्यों ने अपनी बेटी को किस रूप में देखा था। अब तभी ये क्यों यहाँ से भागने लगती है। युनसू उसे रोकता है और उसे पकड़कर उसकी यादों में झांकने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि युनसू के अंदर एक ऐसी एबिलिटी आ गई है जिससे वो किसी भी मॉन्स्टर को छूकर ये देख सकता है कि मॉन्स्टर बनने के बाद उसका इंसानी रूप किन इल्यूजन की दुनिया में जी रहा है। युनसू बताता है कि आमतौर पर मॉन्स्टर बनने के बाद उनका इंसानी रूप एक खुशहाल भ्रम की दुनिया में जीने लगता है, जहाँ वो सब खुश होते हैं। लेकिन युनसू देखता है कि ये क्यों इस दुनिया में भी सबसे बचकर भाग रही है। वो अंदर से तड़प रही है और बिल्कुल भी खुश नहीं है। युनसू को ये सब देखकर काफी दुख होता है। तभी ये क्यों यहाँ से भाग जाती है। कुछ समय बाद युनसू यहाँ बेहोश पड़ा था। उन्यू युनसू के होश में आने का इंतजार कर रही थी। तभी चनियंग यहाँ आता है और कहता है कि अब मुझे सेफ्टी कैंप लौटना होगा। चनियंग उन्यू को अलविदा कहकर सेफ्टी कैंप की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हानि होसांग को वही जहरीले मशरूम खिलाकर बेहोश कर देती है और खुद गाड़ी चलाकर युनसू और उन्यू की मदद के लिए उनके पास आने लगती है। इधर बैम्सोम में सार्जेंट किम और उनके साथी को वो लड़की योंगसोक के पास ले जाती है। इन्हें योंगसोक एक जगह पर कैद मिलता है जो कि अभी भी ठीक था। यहाँ इन लोगों ने दूसरे लोगों को भी कैद कर रखा था क्योंकि उनके अंदर सिम्टम्स थे। सार्जेंट किम को यहाँ योंगसोक मिल जाता है। वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनसे दरवाजा नहीं खुलता। सार्जेंट किम उस लड़की से कहते हैं कि दरवाजा खोलो, लेकिन वो लड़की कहती है कि मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। वो कहती है कि यहाँ और भी लोग हैं। ये सुनकर सार्जेंट किम अपने साथी को योंगसोक के पास रोकने का बोलकर उस लड़की के साथ आगे जाने लगते हैं। इधर डॉक्टर लिम आराम से लेटकर उन्हीं अजीब चीजों को देख रहा था, लेकिन काफी देर होने के बाद भी जब कुछ भी नहीं होता तो डॉक्टर लिम उन्हें छूने जाने लगता है। तभी कोई यहाँ आ जाता है। डॉक्टर लिम उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो आदमी डॉक्टर लिम को देखकर कहीं जाने लगता है। डॉक्टर लिम उसके पीछे जाता है। इधर योंगसोक सार्जेंट किम के साथी को बताता है कि ये सब लोग काफी खतरनाक हैं, इसीलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। ये सोल्जर नहीं समझ पाता कि योंगसोक किस बारे में बात कर रहा है। इधर वही लड़की सार्जेंट किम को उसी आदमी के पास ले जाती है। सार्जेंट किम उस आदमी से कहते हैं कि मैं अपने सोल्जर को यहाँ से ले जाने आया हूँ, लेकिन ये आदमी कहता है कि हम उसे आजाद नहीं कर सकते। सार्जेंट किम इस आदमी के हाथ पर गोली मारते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे परमिशन नहीं मांग रहा, बल्कि तुम्हें बता रहा हूँ।
वो कहते हैं कि तुमने उसे कैद क्यों किया है। इस पर यह आदमी कहता है कि हम तुम्हारे साथी को अपने जैसा बनने का एक मौका दे रहे हैं। यहाँ अब हमें समझ आता है कि ये सब लोग इंसान नहीं बल्कि स्पेशल इन्फेक्टिव बन चुके हैं, जो कि बिल्कुल युनसो की तरह हैं। और इन सब लोगों ने भी अपने आप को मॉन्स्टर बनने से रोक लिया है और ये सब लोग अपनी मॉन्स्टर की पावर को यूज कर सकते हैं। इधर दूसरी तरफ वही दोनों सोल्जर्स उस रूम में अब भी कैद थे। तभी इन दोनों को बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। एक सोल्जर दरवाजे पर गोलियां चलाता है, तभी कोई मॉन्स्टर आकर उन्हें मार देता है। इधर योंगसो सार्जेंट किम के साथी को बताता है कि वो सब इंसान नहीं बल्कि इसी लैब के मॉन्स्टर्स हैं। ये जानकर ये सोल्जर सार्जेंट किम को बचाने भागता है, लेकिन एक दूसरा मॉन्स्टर आकर उसे पकड़ लेता है। इधर ये आदमी उस लड़की से हमला करने के लिए कहता है और ये लड़की मॉन्स्टर बनकर सार्जेंट किम पर हमला कर देती है। यहीं डॉक्टर लिम उस आदमी का पीछा करते हुए MH1 के रूम में पहुंच जाता है। वहीं उन्यू देखती है कि युनसो को भी होश आ गया है। उन्यू युनसो के पास जाती है, लेकिन अब युनसो के अंदर का मॉन्स्टर उस पर हावी हो चुका था। उन्यू ये देखकर उससे कहती है कि युनसो को वापस लाओ, लेकिन वो मॉन्स्टर कहता है कि युनसो अब थक चुका है, उसे आराम करने दो। उन्यू युनसो के इस रूप से डरने लगती है। इधर डॉक्टर लिम के सामने वही आदमी आता है और हम देखते हैं कि ये आदमी ओई मियोंग है। ओई मियोंग डॉक्टर लिम से बदला लेने के लिए तड़प रहा था, लेकिन डॉक्टर लिम ओई मियोंग को नहीं पहचान पाता। डॉक्टर लिम पूछता है कि तुम कौन हो। इस पर ओई मियोंग बताता है कि मैं तुम्हारा पहला टेस्ट सब्जेक्ट था। डॉक्टर लिम ये सब जानकर चौंक जाता है, क्योंकि ये असल में उसका दोस्त सांगमोन था जो उसका पहला टेस्ट सब्जेक्ट बना था। खैर अब इसके बाद हम उसी अजीब चीज को देखते हैं। उसमें से एक इंसान या फिर एक मॉन्स्टर निकलता है। वो उठकर बाहर आता है और आसपास के सारे मॉन्स्टर्स उसके सामने झुकने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि उन्यो का भाई उनयूक है। और इसी एंडिंग के साथ लास्ट 4 एपिसोड्स की कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों ये थी स्वीट होम के सीजन 2 की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वॉच मिस्ट्रीज हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।